देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। देख लो एक बार रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है कि नहीं, स्क्रीन शेयर है। यस मैम, रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन भी शेयर है। अच्छा देखो, हम लोग इलास्ट्रेशन 7 लास्ट दिन स्टार्ट तो किए थे बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया, नेटवर्क इश्यूज हो रहा था उस दिन। तो देखो इलास्ट्रेशन 7 जो है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखो। Arnold of Delhi traders in ghee and oil. It has a branch at Lucknow. लखनऊ में इनका ब्रांच है, इसका मतलब दिल्ली क्या है, दिल्ली में हेड ऑफिस है, लखनऊ में इनका ब्रांच है, ये बता दिया। ही डिस्पैच 25 टीन ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 1000 पर टीन एंड 15 टीन ऑफ घी एट द रेट ऑफ 1500 पर टीन ऑन 1st ऑफ एवरी मंथ। मतलब हर मंथ के 1 तारीख को वो अपने ब्रांच को कुछ जो है गुड्स ट्रांसफर करता है। उसमें क्या है, ऑयल ट्रांसफर करता है और घी ट्रांसफर करता है। ऑयल कितना ट्रांसफर करता है, 25 टीन, और घी कितना ट्रांसफर करता है, 15 टीन, और एक एक टीन का कॉस्ट हो जाता है 1000 रुपीज करके, ठीक है। तो हर मंथ जो है वो गुड्स ट्रांसफर करते जाता है। फिर बोल रहे द ब्रांच इनकर सम एक्सपेंडिचर विच इज मेड आउट ऑफ इट्स कलेक्शन। अब ब्रांच कुछ कुछ खर्चा ऐसा है जो अपने पास से ही पे कर देता है। अपने पास से कैसे पता चला, यहाँ पर बता दिया है देखो, विच इज मेड आउट ऑफ इट्स कलेक्शन। इनका जो कलेक्शन होता है, क्योंकि ब्रांच में भी तो सेल होता है, तो सेल करने से जो भी पैसा आता है उससे ब्रांच अपना खर्चा पे करता है। दिस इज इन एडिशन टू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। इसका मतलब ये नहीं है कि हेड ऑफिस कुछ नहीं पे कर रहा है, मतलब दोनों मिलके पे करते हैं। ये पूरा लाइन पढ़ने से वही पता चल रहा है। इन एडिशन टू एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, उसके बाद और भी जो खर्चा होता है अगर कुछ रहता है तो वो ब्रांच अपने आप अपने कलेक्शन से पे कर देता है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स दे रखा है तो इसको पढ़ के समझना पड़ेगा कि कैसे ये हमें मतलब क्या डिटेल्स दे रखा है। तो ये देखो, ये हेड ऑफिस का डिटेल्स है क्योंकि दिल्ली में हेड ऑफिस है, और ये ब्रांच का डिटेल्स है क्योंकि लखनऊ में ब्रांच है। अब डिटेल्स में देखो, परचेज दिखा रहा है 14,75,000, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, और वो नॉर्मल बात है, यहाँ कुछ दिखाएगा भी नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये हेड ऑफिस परचेज करता है और ब्रांच को ट्रांसफर करता है, और हमें आगे बोला भी नहीं था कि ब्रांच बाहर से कुछ परचेज कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कोई ब्रांच के पास ये ऑथोरिटी है कि वो चाहे तो मार्केट से खुद भी परचेज कर सकता है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला था। इसका मतलब ब्रांच बाहर से परचेज नहीं करेगा यहाँ पर, इसीलिए कुछ नहीं दिखाया गया है। और ये दो प्रोडक्ट था, घी और ऑयल, तो दोनों ही जो है हेड ऑफिस परचेज करता है, ब्रांच कुछ परचेज नहीं करता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड ऑफिस का बताया है, लखनऊ ब्रांच का अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन इनका भी हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये भी तो कुछ अपना एक्सपेंसेस खुद ब खुद पे करते हैं ना, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं बताया। लेकिन एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ब्रांच के बिहाफ में पे करता है वो अमाउंट बता दिया गया है, वो है 14,250, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि सेल्स, सेल्स दोनों का बताया है, हेड ऑफिस का सेल्स भी बताया है, ब्रांच का सेल्स भी बता दिया है। कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल, बोल रहा है कि कलेक्शन जो हुआ है कहां पर, ब्रांच में, ठीक है। ब्रांच में जो कलेक्शन हुआ है वो ये है। कलेक्शन मतलब ब्रांच के पास पैसा कहां से आ सकता है, ब्रांच के पास पैसा सेल करके आ सकता है। क्या सेल करेगा, घी और ऑयल, ठीक है। अब वो कैश सेल भी कर सकता है, क्रेडिट सेल भी कर सकता है। यहाँ पर बोला गया है कलेक्शन, कलेक्शन मतलब देखो कैश सेल में तो कलेक्शन का बात नहीं होता है। कैश सेल का मतलब हमारे पास पैसा आ गया, हम लोगों ने प्रोडक्ट बेच दिया, और कलेक्शन का मतलब है कुछ दिन बाद जब पैसा मिलता है तब हम लोग उसको कलेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो मतलब पैसा कलेक्टेड टोटल अमाउंट दिख रहा है, इसमें कैश सेल का पैसा भी इंक्लूडेड है। मतलब ये पैसा जो है इसमें डेटर से मिला हुआ पैसा भी है, और डायरेक्ट जो कैश सेल किया गया वो भी पैसा है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बता रहा है कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल। फिर बोल रहा है रेमिटेंस बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अब ब्रांच को क्या करना पड़ता है, रेमिट कर देना पड़ता है जो भी उसके पास कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रेमिट कर दिया है 6,13,250, जबकि इसके पास था 6,47,330। अब क्यों कम रेमिट किया है, क्योंकि
वो कुछ खर्चा जो है अपने आप पे करता है ना, कलेक्टेड अमाउंट से कुछ खर्चा अपने आप पे करता है, इसलिए जो रेमिट हुआ, सॉरी जो कलेक्ट हुआ वो फुल्ली रेमिटेड नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि ये ब्रांच जो है अपना खुद का खर्चा थोड़ा बहुत खुद भी पे करता है। इसके बाद भी मतलब ये 14,250 खर्चा जो हुआ था, इसके अलावा भी इसने खुद का खर्चा जरूर पे किया होगा, इसीलिए इसने पूरा रेमिटेंस नहीं दिया है। अभी तक तो यही लग रहा है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे थे यहाँ पर। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, यहाँ पर देखो फिर बोल रहा है बैलेंस एज ऑन स्टॉक घी। अच्छा, अब ये क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, दिल्ली हेड ऑफिस दिल्ली का दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये पूरा हेड ऑफिस का डिटेल्स है, हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ये क्लोजिंग नहीं है, ये ओपनिंग है, और ये हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, स्टॉक का डेटर दिख रहा है, हेड ऑफिस का कैश इन हैंड, क्लोजिंग ओपनिंग। डेटर क्लोजिंग का कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। फर्नीचर्स दिखाया है, फर्नीचर फिटिंग्स ओपनिंग क्लोजिंग, प्लांट मशीनरी ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। फिर क्या बोला है देखो, बैलेंस एज ऑन स्टॉक, और यहाँ पर लखनऊ ब्रांच का, नीचे देखो लखनऊ ब्रांच का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, डेटर ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग रफ अकाउंट बनाएंगे, दैट इज मेमो डेटर अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर कैश ऑन हैंड ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया है, फर्नीचर फिटिंग्स भी ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया है। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर जो है कुछ नहीं दिखाया है, बोल रहे कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया है 6,02,750। अब यहाँ पर क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि प्लांट मशीनरी हेड ऑफिस के पास ही होना चाहिए, ठीक है, वो तो ब्रांच के पास नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो प्लांट मशीनरी है, ये जो परचेज हुआ है, ये हेड ऑफिस से रिलेटेड होगा, यहाँ पर इसलिए नहीं दिखा रहा है। इनके पास फर्नीचर फिटिंग्स है, जैसे इनके पास फर्नीचर है, इसके पास भी है, मतलब ब्रांच के पास भी फर्नीचर फिटिंग्स है, हेड ऑफिस के पास भी फर्नीचर फिटिंग्स है। हेड ऑफिस के पास प्लांट मशीनरी है जो कि ब्रांच के पास नहीं है, तो नहीं जरूरत होगा, तभी ब्रांच को प्लांट मशीनरी नहीं दिया गया होगा, ठीक है। अब वो तो उनका बिजनेस पॉलिसी है कि क्या ब्रांच को देना है क्या नहीं देना है। हम लोग को प्रिपेयर, अच्छा उसके बाद भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिटिंग्स का 10%, प्लांट एंड मशीनरी का 15% ऑलरेडी एडजस्टेड इन द अबव फिगर। बोल रहा है कि ये एडजस्टेड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वेयर एज द जनरल मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये वाला हम लोग जब कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे तब फिर एक बार हम बताएंगे डिटेल्स में इसको कैसे कैलकुलेट करना है। इतना समझ में आ रहा है कि ब्रांच में एक मैनेजर है, उनको 10% कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और एक जनरल मैनेजर है जो कि ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर उन्हें 10% कमीशन मिलता है। जनरल मैनेजर को और भी क्या मिलता है, सैलरी मिलता है 2,000 पर मंथ, जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हेड ऑफिस 24,000। प्रिपेयर करने बोला है ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट बोला है, इसका मतलब कौन सा मेथड हो जाएगा, डेटर मेथड, ठीक है। जब ब्रांच अकाउंट बोल रहा है तो हमारा कौन सा मेथड होगा, डेटर। अगर ब्रांच स्टॉक बोल देता तो हमारा कौन सा हो जाता, स्टॉक एंड डेटर मेथड। इन द हेड ऑफिस बुक्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर द अर्नोल्ड्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन। यहाँ पर दो चीज हमें करना है, एक तो हम लोगों को ब्रांच का अकाउंट बना के दिखाना है, मतलब डेटर मेथड से ब्रांच अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस अपना बिजनेस का ट्रेडिंग पीएल भी बनाने के लिए बोला है, जहां पर सिर्फ वो खुद का ही ट्रांजैक्शन दिखाएगा, ब्रांच का नहीं, ठीक है, क्योंकि ब्रांच का तो अलग सेट ऑफ बुक्स वो बना ही रहा है। बस इतना ही था क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट दिन ये पैरा जो है ओमिट हो गया था मेरे पीडीएफ में, तो मैंने पीडीएफ सभी के साथ शेयर कर दिया, अगर किसी को नहीं मिला है तो मुझे बोलोगे तो हम दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन ठीक ठाक है, उतना भी टफ नहीं है, ठीक है। तो देखो इलास्ट्रेशन 7, सबसे पहले हम लोग बना लेंगे लखनऊ ब्रांच का अकाउंट। तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ अर्नोल्ड, हेड ऑफिस जो है लखनऊ ब्रांच, लखनऊ ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच अकाउंट में हम लोग को क्या क्या लिखना पड़ता है, याद है तुम लोग को, ब्रांच अकाउंट में हम लोग को क्या क्या लिखना पड़ता है। अगर हम लोग डेटा मेथड से कर रहे हैं तो हमें ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस
बीडी ओपनिंग एसेट मतलब ओपनिंग रिसीवेबल क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग पेएबल क्लोजिंग पेएबल। अगर कुछ पेएबल होगा तो वैसे पेएबल तो कुछ दिखा नहीं मुझे कि पेएबल कुछ है, एसेट जरूर है। तो हम लोग यहाँ पर ये लखनऊ ब्रांच में आ जाते हैं तो हम लोग को पूरा एसेट और लाइबिलिटी का डिटेल्स मिल जाएगा। घी ऑयल स्टॉक के हिसाब से है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक घी ऑयल। अच्छा घी और ऑयल, घी है 17,000, ऑयल 27,000। ये स्टॉक लिखना है। और डेटर है, डेटर 75,750, डेटर 75,750। अच्छा डेटर के बाद है कैश ऑन हैंड 7540, कैश ऑन हैंड 7540। अच्छा फर्नीचर फिटिंग 6250, फर्नीचर एंड फिटिंग 6250, ठीक है। अच्छा अब इसके साथ क्लोजिंग वाला भी लिख लेते हैं यहाँ पर। हो जाएगा आई थिंक, इसमें थोड़ा सा ज्यादा जगह चाहिए, फिर भी हो जाएगा मुझे लग रहा है। यहाँ पर लिखते हैं बाय क्लोजिंग एसेट्स, या फिर क्लोजिंग, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना उसी तरह से लिखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बाय टू बैलेंस बीडी, तो यहाँ पर लिखते थे बाय बैलेंस बीडी, एक ही तरह का लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। अच्छा क्या क्या आएगा यहाँ पर, स्टॉक है, स्टॉक आना चाहिए। जो भी ओपनिंग में होता है नॉर्मली क्लोजिंग में वो होना चाहिए। देखो यहाँ पर रहेगा, अगर कुछ नहीं है मिसिंग है तो कैलकुलेट करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ लास्ट में वो एज ए स्टॉक नहीं रहा। जैसे डेटर अगर नहीं, यहाँ पर जैसे ब्लैंक है तो यहाँ पर दिखा देता तो उसका मतलब है कि डेटर इनका बना नहीं एंड में, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है जो उस तरह से लिख देंगे। स्टॉक में हम लोग का आ जाएगा घी ऑयल, घी है 13 to 50, ऑयल है 44,750। अच्छा इसके बाद डेटर, डेटर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिखते हैं डेटर के लिए कैलकुलेट करने। अच्छा फिर कैश ऑन हैंड 12,350, ठीक है, कैश ऑन हैंड 12,350। अच्छा इसके अलावा है फर्नीचर फिटिंग्स 5625। बस और तो कुछ नहीं है। यहाँ पर ये जो था ना ये पूरा हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर जो डिटेल्स था ये पूरा हम लोगों ने कवर कर दिया। और क्या लिखना पड़ता है, ब्रांच अकाउंट में हमें ये लिखना पड़ता है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना गुड्स सेंड किया, वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। ये लिखना पड़ता है। डेटर मेथड में तो ऐसे ही होता है ना, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखना पड़ेगा। अच्छा कितना सेंड किया है वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखते हैं कौन से कॉलम में मिल जाएगा हम लोग को। यहाँ पर ये तो दिल्ली का डिटेल्स दे रखा है, मतलब हेड ऑफिस का। यहाँ पर बताया था कि कितना गुड सेंट होता है, ठीक है। ऑयल जो है वो होता है 25-3 हजार रुपए वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑयल 25-3 हजार रुपए वाला। तो कितने रुपए का स्टॉक जाता है, और ये हम लोग पूरे साल भर का बना रहे हैं, ठीक है। ये हर मंथ फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ जाता है, तो 12 मंथ्स में कितना होगा, इंटू 12 करना पड़ेगा। देखो क्योंकि यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन जो दे रखा है ना, हमें बोला है ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए, और जो भी डिटेल्स है ना पूरे साल भर का डिटेल्स हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि कैसे पता चल रहा है, ये देखो ये ओपनिंग बता रहा है, ये क्लोजिंग बता रहा है, मतलब पूरे एक साल का डिटेल्स। एक साल में डेटर का क्या चेंजेस है, कैश ऑन हैंड का क्या चेंजेस है, फर्नीचर फिटिंग्स का क्या चेंजेस है, ठीक है। तो ये 1 मंथ का नहीं है, वैसे कहीं बोला नहीं है ईयर का बात, लेकिन ये देख के पता चल रहा है डिटेल्स जैसे दे रखा है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग हर जगह पे मतलब पूरे एक साल का डिटेल्स दे रखा है, तो हम लोग को इसको इंटू 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटू 12 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 12 इंटू 1000, तो ये हो जाता है हम लोग का 3 लाख, ठीक है। ऑयल 3 लाख रुपीस का भेजा गया। अच्छा इसके बाद घी, घी हो जाएगा 15 टीन, 15 टीन 1500 करके इंटू 12, तो 15 इंटू 1500 इंटू 12, तो ये वैल्यू हो जाता है 2,70,000, ठीक है, 2,70,000। अच्छा ये जो है मैंने आउटर में नहीं लिख के ना, मैंने इनर में लिख दिया, ये बाहर साइड लिखने से बेटर होता है। घी 17,000, ऑयल 27,000, डेटर 75,750,
7540 कैश ऑन हैंड और ये 6250, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर गुड सेंट कर दिया गया, और क्या लिखना पड़ता है, और हमें लिखना पड़ता है अगर कोई कलेक्शन हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखते हैं कि हमारे पास एसेट कितना रिसीवेबल है, एसेट कितना हमारा ओपनिंग में रिसीवेबल है, क्लोजिंग में कितना रिसीवेबल, ये डेटर अकाउंट की तरह है। डेटर को जैसे सेल करते हैं डेटर टू सेल, वैसे ब्रांच को क्या भेजा हम लोगों ने, और ब्रांच से जो पैसा मिला उसे बाय बैंक रेमिटेंस बोल के दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक रेमिटेंस, और रेमिटेंस हमें बता दिया है डायरेक्टली कितना अमाउंट है, हम लोग को कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, तो रेमिटेंस कितना है यहाँ पर बता दिया था 6,13,250, तो हम लोग यही वाला लिखेंगे 6,13,250, ये रेमिटेंस है। जैसे डेटर अकाउंट बनता है तभी तो इस मेथड का नाम है डेटर मेथड। अच्छा, अगर ब्रांच के बिहाफ में कोई खर्चा कर रखा है हेड ऑफिस ने, तो उसका भी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि उतना कैश कम हो गया है। तो एक डेटा था यहाँ पर एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 14,250, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक, ठीक है, टू बैंक हो जाएगा एक्सपेंसेस 14,250। अच्छा, और क्या था, और कुछ नहीं था, ब्रांच का एक मैनेजर था जिनका खर्चा हमें कैलकुलेट करके दिखाना है, मतलब कमीशन, लेकिन उसके पहले हम लोग को यहाँ पर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसके बाद हमारा और एक अकाउंट बनेगा, इसके लिए ये जगह रख देते हैं, यहाँ पर हम बना लेते वर्किंग नोट नंबर 1, यानी मेमो डेटर अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट। तो ओपनिंग डेटर का बैलेंस अवेलेबल था, तो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेटर का बैलेंस ब्रांच का है, ये हेड ऑफिस है, ब्रांच का ओपनिंग डेटर है 75,750, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू सेल्स, नॉर्मली ये हम लोग क्या लिखते हैं ना, क्रेडिट सेल लिखते हैं, क्यों, क्योंकि डेटर रिलेटेड विद क्रेडिट सेल होता है, ये हम लोग को पता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन जो है घुमा दिया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या किया है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को इस तरह से दिया है कि हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है कि सेल, ये देखो, ये लखनऊ ब्रांच का सेल बता रखा है, अब ये सेल जो है ये कितना क्रेडिट है कितना कैसे कैसे पता चलेगा, और कैश सेल हुआ भी है वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि कलेक्शन में बोल रहा है इंक्लूडिंग कैश सेल, ठीक है। अब इंक्लूडिंग कैश सेल बोल रहा है, मतलब टोटल इतना कलेक्शन हुआ, इसमें कैश सेल भी है। अब इसका मतलब ये दो सेल जो है ये कैश वाला भी है प्लस क्रेडिट वाला भी है, लेकिन हम लोग को क्या लिखना चाहिए, क्रेडिट सेल लिखना चाहिए डेटर अकाउंट में। बट प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं है कि कितना कैश सेल है, अगर कैश सेल पता होता तो दोनों को ऐड करके लेस कर देते, ये भी पता नहीं है कितना क्रेडिट सेल है, पता होता तो वो लिख लेते। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग टोटल सेल्स को ही वहां पर लिख देंगे, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो, अगर हम लोग टोटल सेल को लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इस तरह से करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेल्स, यहाँ पर लिखते हैं कैश प्लस क्रेडिट नॉर्मली, लेकिन ये नहीं होता है क्योंकि हम लोग डेटर में कभी भी कैश सेल थोड़ी ना लिखेंगे, लेकिन अब है नहीं इंफॉर्मेशन, तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि हम लोगों का एक्चुअली डेटर क्लोजिंग कितना होगा। तो डेटर का क्लोजिंग मतलब वो पैसा जो क्रेडिट सेल करके अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल सेल कितना किया है 3,42,750 प्लस 3,15,730। अब ये इसमें ये दोनों में ही कैश क्रेडिट मिक्स्ड अप है, हम ये नहीं बोल रहे ये कैश है ये क्रेडिट है, ऐसा नहीं बोल रहे, ये टोटल मिला के कैश क्रेडिट है, ठीक है। तो 3,42,750 यहाँ पर लिखते हैं 3,42,750, यहाँ पर ऐसे करके लिखते हैं इंक्लूडिंग कैश सेल, इंक्लूडिंग कैश सेल, ये हम लोग लिख देंगे, क्योंकि नॉर्मली ये कैश सेल के साथ नहीं लिखा जाता है, डेटर अकाउंट है। तो दोनों का ऐड करेंगे 3,42,750 प्लस 3,42,750 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3,15,730, 3,15,730, टोटल करते 3,42,750 प्लस 3,15,730, तो ये टोटल हो गया 6,58,480, ठीक है। 6,58,480 ये हम लोग का हो जाता है टोटल सेल्स। लेकिन ये वाला क्या है, ये हम लोग का
सेल्स तो है बट ये कैश और क्रेडिट मिक्स्ड अप है। अब हम लोग यहाँ पर जो लिखते हैं बाई कैश बोल के, ये कौन सा लिखते हैं, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर वाला लिखते हैं। डेटर अकाउंट में ये दिखाते कि डेटर से कितना पैसा मिला। अब यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम लोग का डेटर का कलेक्शन के साथ साथ कैश कलेक्शन भी ऐड कर दिया है, बट हम लोग को नहीं पता कि कितना इसमें कैश वाला है कितना डेटर वाला है, तो हम लोग ये टोटल लिख देंगे 6,47,330। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6,47,330, ठीक है, 6,47,330 इंक्लूडिंग कैश सेल्स, ठीक है, कैश सेल का कलेक्शन। अब यहाँ पर जब हम लोग का टोटल आएगा और यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो हमें क्या बताएगा, देखो हम लोगों का ये ओपनिंग बैलेंस क्या बता रहा है कि डेटर से हमें पहले से ही मिलना चाहिए था 750, ठीक है, और हम लोगों ने सेल किया है 65,84,80। अब ये टोटल आ जा रहा है 7,34,230, बट इसमें कैश सेल इंक्लूडेड है, ठीक है, इसमें कैश सेल इंक्लूड नहीं होना चाहिए बट इंक्लूड है। अब इससे जब हम लोग कलेक्शन लेस करते हैं 6,47,330, तो इसमें हम लोग का बैलेंस आ जाता है 86,900। अब इसमें कैश सेल का कलेक्शन एडेड है, ठीक है, तो इसमें कैश सेल एडेड है, उसमें से अगर कैश सेल का कलेक्शन लेस हो जाता है तो जो बचेगा वो डेटर का ही बचा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एडजस्ट हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने कैश सेल का भी सेल दिखा दिया और यहाँ पर कैश कलेक्शन दिखा दिया, तो जब लेस हो रहा है कैश सेल और कैश कलेक्शन लेस हो जा रहा है तो बचा कितना, 86,900, ठीक है, तो ये हम लोग का कौन सा बैलेंस बच रहा है, जो कलेक्ट नहीं हुआ यानी क्लोजिंग डेटर, तो ये हम लोग का हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी। तो ये क्या होता है, हम लोग बार बार पढ़ेंगे और सोचेंगे कि यहाँ पर कैश सेल तो नहीं लिख सकते, फिर इससे कैसे हम लोग इसको बाइफरकेट करेंगे, कितना कैश है कितना क्रेडिट, अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे देता कि इतना परसेंट कैश है इतना परसेंट क्रेडिट है तो ही हम लोग सिर्फ बाइफरकेट कर सकते हैं। नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं, इसमें जोड़ दिया हम लोगों ने, कैश सेल भी है क्रेडिट सेल भी है, और यहाँ पर क्या कलेक्शन है, डेटर कलेक्शन भी है कैश सेल का कलेक्शन भी है। तो कैश सेल के कलेक्शन से कैश सेल का हम लोगों ने माइनस कर दिया। सपोज अगर यहाँ पर कैश सेल मान लेते हैं, जैसे मान लो टोटल सेल हम लोग का 120, इसमें कैश 100 है और क्रेडिट 20 है, ठीक है, अब जब कलेक्शन हुआ तो कैश तो पूरा ही कलेक्ट हो गया तभी कैश सेल होता है, और ये 20 में मान लो 10 रुपीज ही कलेक्ट हुआ, और अगर 110 हमारा कलेक्शन है इंक्लूडिंग कैश कलेक्शन और 120 हमारा सेल है इंक्लूडिंग कैश सेल, तो फिर 120 से 110 माइनस करने से 10 बचता है, इसका मतलब वो कौन सा 10 बचा, जो 20 रुपीज में 10 कलेक्ट हुआ और जो 10 कलेक्ट नहीं हुआ। या फिर इसको 15 कर दो तो फिर और भी इजीली समझ में आएगा, इसको अगर 15 कर देते तो हम लोग का कलेक्शन कितना हुआ, कलेक्शन हो गया हम लोग का 115, ठीक है, तो फिर बाकी जो कलेक्ट नहीं हुआ 5 रुपीज का वो हम लोग का हो जाएगा जो डेटर बचा हुआ डेटर, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर 86,900 हम लोग का डेटर का बैलेंस आ जाएगा, 86,900 यहाँ पर लिख देते हैं 86,900। अच्छा, अब ये एक्सपेंसेस भी लिख दिया, अब हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा बाकी, और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, बाकी सारा चीज हम लोगों ने लिख लिया। अब एक ब्रांच का कमीशन लिखना पड़ेगा। अब ब्रांच मैनेजर को कमीशन दिया जाता है, लेकिन वो कैसे दिया जाता है यहाँ पर बता दिया था, देखो यहाँ पर बोला था कि द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन, 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ब्रांच मैनेजर का कमीशन है तो वो ब्रांच के यहाँ पर ही दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे टू ब्रांच मैनेजर कमीशन, ठीक है, इसको टू बैंक क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये पे नहीं हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पर ये लाइबिलिटी है, मतलब आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो गया। ब्रांच मैनेजर को 10% कमीशन देना था बट दिया है, ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड मतलब उनको मिलना चाहिए। ब्रांच मैनेजर इज पेड नहीं बोला है, पेड बोलेगा तो टू बैंक लिख देते, ठीक है, यहाँ पर बोला है ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड, इनको देना चाहिए, तो ये खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए। हम लोगों ने पे नहीं किया है वो बात अलग है, लेकिन ये खर्चा हम लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहिए, तो ये हम लोग का एक्चुअली आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो रहा है, ठीक है, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो रहा है। तो ब्रांच मैनेजर को कितना कमीशन दिया जाएगा, अब पढ़ के देखो क्या बोला है, 10%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब एंटाइटल टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो कमीशन देने के मतलब उस प्रॉफिट से कमीशन देने के बाद हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। मतलब पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि ब्रांच का प्रॉफिट कितना आया, 6,13,250
प्लस हो जाएगा यहाँ पर 13,250, 44,750, 86,900, 12,350 और 5,625। ठीक है, 5,625। तो यहाँ पर हो गया 7,76,125। ये लिख लेते हैं, 7,76,125। ठीक है, अब हम लोग इसको लेस करते हैं। लेस करने से हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। 17,000 minus 27,000 minus 75,750 minus 7,540 minus 6,250, 3 lakh, 2,70,000 और 14,250। तो 58,335 ये प्रॉफिट आ गया, लेकिन बिफोर मैनेजर कमीशन। ठीक है, बिफोर ब्रांच मैनेजर कमीशन। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 58। यहाँ पर लिख देते हैं, वर्किंग नोट बना देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट इन ब्रांच बिफोर पेड कमीशन, मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, ये कितना आ रहा है हम लोग का? 58,335। ठीक है, अब इनको कमीशन देंगे। बोला है 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब क्या होता है? 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है, हम लोग यहाँ पर कैसे करके कमीशन का कैलकुलेशन दिखाएंगे। कमीशन इक्वल टू हो जाएगा 58,335 इंटू 10/110। ठीक है, 10/110 क्यों होगा? 10% कमीशन बोला है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो कमीशन यहाँ पर लिख दिया प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो कमीशन किस पे दिया जाता है? प्रॉफिट पे दिया जाता है। तो 10% कमीशन, अगर प्रॉफिट 100 रुपए है तो कमीशन 10 रुपीज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज क्या बोला है? 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब अगर 100 रुपए में कमीशन 10 रुपीज हो रहा है तो ये कमीशन देने के बाद जो अमाउंट होता है उस पे कमीशन देना पड़ेगा। इस लैंग्वेज का मतलब वही होता है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है कि जो भी कमीशन होगा प्रॉफिट से, वो कमीशन देने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उस पे हमें 10% देना पड़ेगा। यानी कितना हो जाएगा? कमीशन हो जाएगा 9, है ना। 90 पे अगर हम लोग 10% कैलकुलेट करते हैं तो ये 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? ये ऐसे नहीं, ऐसे दिखाते। देखो इसका मतलब हमारे पास, हम लोग को पता है कि कमीशन का वैल्यू होना चाहिए 10 रुपीज। अगर प्रॉफिट 100 है, ये एज्यूम कर लेते हैं, अगर प्रॉफिट 100 है तो कमीशन कितना हो जाएगा? ये एज्यूम कर लिया है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग का कमीशन हो जाता है, यहाँ पर दिखाते हैं 10 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर 10 रुपीज दिखा दिया, ये एज्यूम कर लिया हम लोगों ने। अब बोल रहा है कि कमीशन जो है वो हम लोगों को 10% दिया जाएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब यहाँ पर हमारे पास 110 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। इस तरह से सोचना पड़ेगा, 110 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके यहाँ से 10 रुपीज कमीशन दे पाएंगे। 9 नहीं होगा, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। ये देखो, अगर हम लोग के पास 110 रुपीज होगा तभी ना हम लोग वहां से 10 रुपीज का कमीशन दे पाएंगे। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 10/110। ठीक है, या फिर ऐसे ये होता है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से, 58,335 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 11। तो कमीशन हो जाता है 5,303। ठीक है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियरली समझना है तो वो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि लेट कमीशन इक्वल टू एक्स। ठीक है, और हमें क्या बोला है? 10% कमीशन देना पड़ेगा प्रॉफिट से आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो प्रॉफिट है 58,335। ठीक है, इससे अगर हम लोग कमीशन दे देते हैं, जो हमें पता है वो है एक्स, रुपीज एक्स कमीशन है, वो देने के बाद जो बचेगा उस पे 10% हमें कमीशन देना है, वही होगा हमारा कमीशन का वैल्यू। ठीक है, कमीशन कैसे देना है? 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये देखो प्रॉफिट से कमीशन चार्ज कर दिया जो कि एक्स है, उसका 10% देना पड़ेगा, तो जो वैल्यू आएगा वो होता है हमारा कमीशन का वैल्यू। अब इसको अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, 58,335 ये इंटू कर देते हैं, इंटू 10/110 मतलब डिवाइडेड बाई 10। ये हो गया 5833.5 माइनस ये हो जाएगा 10/100 यानी कि 0.1x और ये हो गया x। तो 5833.5 इक्वल टू 1.1x। ठीक है, वही 1.1 वाला ही कंसेप्ट आ गया। तो x इक्वल टू 5833.5 डिवाइडेड बाई 1.1
1.1 5833.5 डिवाइडेड बाई 1.1, तो वही आंसर आ रहा है देखो 5303। ठीक है, मतलब 110 में 10 रुपए कमीशन, मतलब प्रॉफिट में कमीशन का अमाउंट जितना होगा वो देने के बाद जो बचता है उस पे देना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है। तो जब कभी भी लैंग्वेज रहे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब प्रॉफिट से कमीशन देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे वो परसेंटेज, ये इससे क्लियरली समझ में आता है। प्रॉफिट से कमीशन देने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग रहेगा नेट प्रॉफिट का, उस पे 10% देने से जो कमीशन आएगा वो हम लोग का कमीशन पेएबल होगा। ठीक है, अब इसीलिए इसको क्या किया जाता है, ये देखो 1.1 का मतलब तो यही हो गया ना, 10/110 करके देख लो, ये 1.1 ही आएगा। 10/110 हम लोग का मतलब 0.99 आ रहा है, मतलब 1.1 का हम लोग ये लिख सकते हैं ना, 10/110 हो जाएगा, 1/11 हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 110 अगर टोटल प्रॉफिट है उसमें से 10 रुपीज का कमीशन हमारा चला जाएगा, तो 10/110। अब मैंने 3 तरह से बता दिया जैसे कर सकते हो, बाकी ये करना चाहिए एग्जाम टाइम में। ठीक है, कि हमें अगर लैंग्वेज और कंसेप्ट समझ में आता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 10/110 होगा, मतलब परसेंटेज में ऐड हो जाएगा। अगर 10% बोला है तो वो एक्चुअली 10 + 100 हो जाएगा। ठीक है, यही वाला होता है कंसेप्ट। अच्छा, अब हम लोग इसको लिख देते हैं 5303, यहाँ पर कमीशन लिख दिया 5303। वर्किंग नोट नंबर 2, तो कितना प्रॉफिट बचेगा, तो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल। प्रॉफिट आया था हम लोग का 58335, 58335 आया था, बाकी सारी चीजों को लेस करके एक्सेप्ट ये वाला, अब ये भी लेस कर देते 5303, तो ये वैल्यू हो गया 53032। तो ये टोटल हो गया 7,75,125। ठीक है, तो ये हम लोग का ब्रांच का कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को बोला था ब्रांच का तो बना लिया, अब बोला था कि हम लोगों को हेड ऑफिस का भी ट्रेडिंग पीएल बना के देना है, जहां पर हमें ब्रांच का कोई भी कैलकुलेशन नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ब्रांच हेड ऑफिस का ट्रेडिंग पीएल बनेगा, यहाँ पर लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2001, excluding branch transaction। मतलब ब्रांच का कुछ खर्चा पे किए नहीं किए वो सब हमें नहीं दिखाना है, सिंपल हमें यहाँ पर इनका फाइनल अकाउंट्स में जैसे ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं वैसे प्रिपेयर करके देना है। क्वेश्चन बोला है तभी हम लोग ये वाला कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रेडिंग आ जाएगा और पीएल आ जाएगा, तो देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज आएगा हम लोग का। यहाँ डेटा मिल जाएगा हम लोग का हेड ऑफिस वाले कॉलम में, तो टू स्टॉक मतलब टू ओपनिंग स्टॉक, जैसे हम लोग लिखते हैं टू टू ओपनिंग स्टॉक। घी, घी का है 1,50,000 और 3,50,000 ऑयल का है। फिर यहाँ पर और क्या है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो ये भी लिख लेते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक घी ऑयल। ट्रेडिंग में तो आएगा ही ओपनिंग और क्लोजिंग। 3,12,500, 4,17,250, 3,12,500, 4,17,250। अच्छा, फिर डेटर, डेटर तो ट्रेडिंग में नहीं आता है, कैश भी नहीं आता है, फर्नीचर फिटिंग्स नहीं आएगा, हाँ ये सब का डेप्रिसिएशन आएगा लेकिन वो पीएल में आएगा। अच्छा, पहले परचेज लिख लेते हैं, टू परचेज घी 14,75,000। अब यहां से ना हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें बोला है कि ब्रांच का ट्रांजैक्शन नहीं लिखो, ब्रांच के साथ हेड ऑफिस का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो नहीं लिखना है, लेकिन अगर
दिल्ली हेड ऑफिस ने जो स्टॉक खरीदा था उसमें से ही तो उसने लखनऊ ब्रांच को ट्रांसफर किया होगा स्टॉक, ठीक है। कहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर दिखेगा शायद हम लोग को नीचे, लखनऊ ब्रांच में हम लोग जब देखेंगे कि कितना ट्रांसफर हुआ है, तो हम लोग इनका क्यों ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं, ताकि हम लोगों को इनका एक्चुअली जो है बिजनेस का जीपी और नेट प्रॉफिट पता चले। तो अगर हम लोग स्टॉक को सही नहीं दिखाएंगे, जैसे परचेज करते रिटर्न कर देते हैं तो फिर रिटर्न लेस करना पड़ता है, तो यहाँ पर रिटर्न नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग अपने ब्रांच को भेज रहे हैं, तो हमें स्टॉक वैल्यूएशन सही करने के लिए ब्रांच के साथ ये स्टॉक का जो ट्रांजैक्शन है ये जरूर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रांच का ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहे हैं। ये हेड ऑफिस अगर स्टॉक भेज रहा है तो करेक्ट जीपी के लिए हमें स्टॉक को तो कम करके दिखाना ही पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर स्टॉक को लेस करके दिखा देंगे। अब देखते हैं कितना भेजा है, कहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये 25,000 रुपए करके, तो यहां से देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कितना भेजा है, ऑयल 3 लाख, घी 2,70,000, तो यहां से लेस कर देंगे घी का, सेंट टू ब्रांच, सेंट टू ब्रांच 2,70,000, और यहां पर हो जाएगा ऑयल जितना था लेस सेंट टू ब्रांच 3 लाख। अच्छा, ये वैल्यू कितना है, ऑयल कितना परचेस किया गया था, 29,32,000, 14,75,000 माइनस 2,70,000, तो ये हो गया 12,05,000, और यहाँ पर 3 लाख लेस हो जाएगा, मतलब 26,32,000 आ रहा है, 26,32,000। ये स्टॉक इनके पास एज ए परचेज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बाई सेल्स भी लिखेंगे, इनका खुद का भी सेल है, तो इनका सेल्स है 1846,350, 1846,350, और ऑयल, ऑयल का सेल है 27,41,250, 27,41,250। अच्छा, अब यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हमें अलग से बता दिया था, तो डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड विद ट्रेडिंग होता है, तो ये लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3,83,275, 3,83,275, सारा चीज लिख लिया। अब हम लोग का जीपी कैलकुलेट होके आ जाएगा, अगर जीपी है तो, जीपी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना हो जा रहा है, 18,46,350 प्लस 27,41,250 प्लस 3,12,500 प्लस 4,17,250, तो ये हो जाता है 53,17,350, 53,17,350 माइनस 1,50,000 माइनस 3,50,000 माइनस 1,205, ये हो गया माइनस 26,32, 3,83,275, तो ये आ रहा है 597, 5,97,075, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है जीपी का। अब हम लोग इसको ब्रॉट डाउन करेंगे बाय जीपी ब्रॉट डाउन, 5,97,075। अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग पीएल का आइटम लिखेंगे, तो पीएल का क्या क्या मिल जाएगा, परचेज हो चुका है, डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, वो तो ब्रांच का ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं लिखना है, सेल लिख लिया, कलेक्शन वगैरह ये ब्रांच का था। अच्छा, डेटर यहाँ पर नहीं आएगा, पीएल है, हाँ डेप्रिशिएशन आएगा, फर्नीचर फिटिंग्स और ये प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ एक मैनेजर सैलरी भी बोला था, वो भी देखना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पर बोला था कि 10% जनरल मैनेजर को 10% कमीशन मिलेगा ऑन ओवरऑल कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और जनरल मैनेजर को और क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा 2,000 पर मंथ, और जनरल एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस 24,000। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस हमें बता दिया है 24,000, तो वो जस्ट हम लोग पुट कर देंगे, और मैनेजर का सैलरी, गुड आफ्टरनून।
आवाज नहीं जा रहा। ठीक है, देखो मैनेजर सैलरी 12 इंटू कितना 2000 करके 24,000, ठीक है। 12 इंटू 2000 करके 24,000। जनरल एक्सपेंस लिख लिया, सैलरी लिख दिया। अब डिप्रिशिएशन लिखेंगे, ठीक है। क्या डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड करेंगे? डिप्रिशिएशन में हम लोग को यहाँ पर फर्नीचर, फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी बोल रहा है कि ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक खरीदा गया था, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन था शायद, देखते हैं एक सेकेंड। ये रहा एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया था यहाँ पर 602750, ठीक है। हम लोगों ने फिर इसमें ब्रांच में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ब्रांच में हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग दिखा रहे हैं, क्योंकि वो तो ट्रेडिंग पीएल की तरह नहीं बन रहा है, वो एक डेटर अकाउंट की तरह बन रहा है। तो ब्रांच में फर्नीचर फिटिंग्स है, लेकिन उसका डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड करने का कोई भी जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पहला बात है, ब्रांच में हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग लिखने का मतलब हो जाता है कि गुड आफ्टरनून सुबह जी। गुड आफ्टरनून मैम। अगर ओपनिंग क्लोजिंग लिख देते तो ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएशन रिकॉर्ड हो गया कि मेरे पास अगर 6250 का फर्नीचर था और अभी हमारे पास 5625 का है, तो वो डेप्रिशिएशन को रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ डेप्रिशिएशन दिखाना भी नहीं पड़ता है। यहाँ हम लोग सिर्फ एसेट का रिसीवेबल और एसेट का मतलब जो ओपनिंग क्लोजिंग दिखाते हैं, लाइबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग दिखाते हैं, बट यहाँ पर तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ये तो सिंपल एक फाइनल अकाउंट बना के दिखाने के लिए बोला है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बताओ। तो ट्रेडिंग बना लिया, अब पीएल बनाएंगे, तो पीएल में जो भी नीड होगा वो हम लोग तो रिकॉर्ड करेंगे खर्चा। जैसे डिप्रिशिएशन में फर्नीचर फिटिंग्स का आ जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी का आ जाएगा। तो फर्नीचर फिटिंग्स का कितना रिकॉर्ड करेंगे? इनके पास था 21,500 का फर्नीचर था, ठीक है। अब इस पे हमें कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 21,500 पे 10%। चेक करके देखो कितना होता है। 21,500 पे 10% का मतलब होता है 2150, ठीक है। तो ये हो गया 2150। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं क्या माइनस करने से इतना ही आता है? चेक कर लो, बिल्कुल इतना ही आता है। 21,500 में 2150 लेस कर दो, 19,350 ही आएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस। बट क्लोजिंग कहाँ लिखते हैं? क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे हम लोग बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट तो बनाने नहीं बोला, डेप्रिशिएशन लिख दिया हम लोगों ने। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी पे थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी और खरीदा भी गया था। कैसे पता चल रहा है? वैसे भी देखो, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो डेप्रिशिएशन चार्ज होने के बाद क्लोजिंग बैलेंस बढ़ेगा? कभी नहीं। क्लोजिंग बैलेंस कम ही होना चाहिए, लेकिन बढ़ रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने जरूर परचेज किया होगा। वो कौन सा है? ये वाला। तो डेप्रिशिएशन कैसे चार्ज होगा? फिर हम लोग 3,07,250 पे चार्ज करेंगे और बाकी परचेज किए गए प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, इसका वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ पर बन जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो पहले से जो प्लांट मशीनरी था 3,07,250, 3,07,250, इस पे पूरा 12 महीने का डिप्रिशिएशन लगेगा और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 महीने का डिप्रिशिएशन 15% करके, ठीक है, 15%। और ये पूरे 1 ईयर का मतलब 12/12। चेक करते हैं, 3,07,250 इंटू 15% इंटू 12/12, मतलब ये 46087.5 आ रहा है, ठीक है। तो 46087.5 आ रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला था नया जो एसेट खरीदा गया है वो खरीदा गया है 6,02,750 का, 6,02,750 का। इस पे 15% लगेगा, लेकिन खरीदा है कब? 1 जनवरी को, और हम लोग अकाउंट बना रहे 31 मार्च का, तो 3 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स का। 602750 इंटू 15% इंटू 3/12, तो ये हो गया 22,603। टोटल करते हैं प्लस 46087.5। तो ये क्या हो गया? मेरा मैच तो नहीं हुआ आंसर के साथ, क्या गलत हो गया? 3,07,250, फिर से एक बार देखें, 3,07,250, इस पे 15%, 46087.5, और ये 602,750 इंटू 15% इंटू 3/12, 22,603।
मार्च का ही तो बनाने बोला है। हाँ चला गया। प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। ठीक तो क्या ऑलरेडी एडजस्टेड इन द एबव फिगर। ठीक है, मतलब जिसमें एडजस्ट है उसमें है, जिसमें नहीं है इसमें क्या हम लोग को पूरा एक साल का ही लेना पड़ेगा। कब खरीदा गया? जैन 2001 में। हम लोग कब का बना रहे हैं? 31 दिसंबर। अच्छा तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, मैंने मार्च तक का काउंट कर लिया, इस वजह से गलत हो रहा है। तो ये भी तो पूरा एक साल ही हो जाएगा। 12/12 602,750 into 15%, 90412.5 plus 46087.5, 1,36,500। ठीक है, 1,36,500 होगा। मैंने 3 मंथ्स ले लिया ना, मुझे लगा मार्च वाला है, मार्च नहीं है, दिसंबर है, मैंने देखा नहीं। यहाँ पर हो गया हम लोग का 1,36,500। अब दोनों ऐड कर देते 2150, तो यहाँ पर हो गया 1,38,650, 1,38,650। ये हम लोग का वैल्यू आ गया डिप्रिसिएशन का। अब लिखेंगे जनरल मैनेजर कमीशन, सेम उसी तरह से जनरल मैनेजर्स कमीशन, वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट कितना होगा। अब यहाँ पर ये जो बन रहा है ना, ये हमें क्या बनाने के लिए बोला था? देखो यहाँ पर बोला था कि प्रिपेयर अर्नोल्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन, मतलब पूरे बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, क्योंकि जनरल मैनेजर को ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट पे ही कमीशन मिलेगा। तो कंपनी का प्रॉफिट ये तो जो है ये दिल्ली ब्रांच का प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा दिल्ली ब्रांच का डिटेल्स लिखा है। लेकिन दिल्ली ब्रांच बोल रहे, सॉरी, दिल्ली हेड ऑफिस का डिटेल्स लिखा हुआ है, लेकिन इनका एक ब्रांच भी है लखनऊ में। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मतलब लखनऊ ब्रांच का प्रॉफिट भी तो इन्हीं का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट को हम लोग वहां पर इंक्लूड कर लेंगे, 53,032। ठीक है, ये वाला ब्रांच का प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाय ब्रांच प्रॉफिट ट्रांसफर 53,032। ठीक है, वही होता है जनरल पीएल में, इसे ट्रांसफर कर दो। ये था जनरल पीएल, इसमें ट्रांसफर कर दिया 5,97,075 प्लस 53,032, तो टोटल हो गया 6,50,107। अब यहां से माइनस करते हैं 24 मतलब 48,000 माइनस 1,38,650। तो ये प्रॉफिट आ रहा है 4,63,457। यहाँ पर दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर, यहाँ पर ये जनरल मैनेजर है। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन कितना आया? 4,63,457। ये प्रॉफिट आया मैनेजर कमीशन को देने के पहले। अब बोल रहा है मैनेजर कमीशन कैसे दिया जाएगा? 10% कमीशन ऑन ओवरऑल, लेकिन फिर से वही बोला है 10% कमीशन ऑन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगेन वही वाला जो भी हम लोगों ने सीखा था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो ये देखो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लेते लेट कमीशन का वैल्यू जो है, लेट कमीशन जो है वो ₹X है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है 4,63,457, उससे कमीशन देने के बाद जो बचेगा उस पे 10%। इस लैंग्वेज का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर भी तुम लोग डायरेक्टली अगर इस पे करोगे, ये देखो डायरेक्टली भी निकल जाएगा कमीशन का वैल्यू जो मैंने सिखाया शॉर्टकट 4,63,457। अगर आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो 10/110 कर देना है। मतलब 10 ही क्यों? क्योंकि 10% था। अगर 15% होता तो 15/115 कर देते, लेकिन लॉजिक ये है। ठीक है, तो ये कमीशन देने के बाद जो बचेगा उस पे 10% हमारा कमीशन का अमाउंट होगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 4,63,457 इंटू 10%, तो ये हो गया 4,6345.7 माइनस 0.1x, और ये हो गया x, और यहाँ पर ये इधर आ जाएगा। तो 4,6345.7 इक्वल टू 1.1x, therefore x इक्वल टू 4,6345.7 डिवाइडेड बाय 1.1।
42 132 ये भी सेम आएगा। 42 132 जैसा करना चाहो कर सकते हो। 42 132 हम लोग को मैनेजर का कमीशन यहाँ पर लिख देना। 42 132 ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम लोगों का प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो आया था, प्रॉफिट बिफोर कमीशन हम लोग का आया था 4,63,457। ये माइनस कर देंगे 4,63,457 ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाता है 4,21,324 यहाँ पर लिखते हैं। ये कमीशन देने के बाद हो गया 4,21,325। ये प्रॉफिट जो है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया। लास्ट दिन जो वाला हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो क्वेश्चन लेकिन काफी बड़ा है ठीक है, लेकिन वैसे आसान है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो है ये हम लोग का होलसेल बिजनेस के लिए बोल रखा है ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे। इसके पहले ये इसी तरह का और एक क्वेश्चन है नीचे, वो पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद होलसेल वाला भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ম্যাম বলছি যে এই এত বড় কোশ্চেন পরীক্ষা আসতে পারে মানে এরকম টাইপ? হ্যাঁ আসতে পারে। এটা বড় বলতে ইনফরমেশনটা বড়, দেওয়ার কোয়েশ্চেন দেওয়ার প্যাটার্নটা বড় আছে, কিন্তু কোয়েশ্চেনটা ছোটই। ও অনেক কিছু বক্স বক্স করে দেওয়া আছে বলে তাই মনে হচ্ছে। কোয়েশ্চেনটা ছোটই ছিল। ये देखो, ये सब जो कमीशन वाला कैलकुलेशन है तुम लोग वर्किंग नोट नहीं करके यहाँ भी लिख सकते हो। जैसे डेप्रिसिएशन का यहाँ भी कैलकुलेट करके लिख सकते हो, तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्वेश्चन का लेंथ जो है कम हो जाएगा ठीक है। वैसे क्वेश्चन में काफी कुछ मुश्किल वाला बात नहीं था, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट जो है वो समझने वाला था ठीक है। तो आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि ब्रांच में मार्क्स भी तो अच्छा खासा रहता है, 10 मार्क्स तो रहता ही है ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला देखते हैं एक बार। यहाँ पर क्या बोला है? वाइड स्प्रेड इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। बोल रहा है कि ब्रांच जो है वाइड स्प्रेड जो है वो अपना गुड्स भेजता है अपने ब्रांच को कॉस्ट प्लस 20% में। द ब्रांच सेल गुड्स फॉर कैश एज वेल एज क्रेडिट। ब्रांच जो है कैश क्रेडिट दोनों तरह का सेल करता है। ब्रांच नीड्स इट्स एक्सपेंस आउट ऑफ कैश कलेक्टेड फ्रॉम इट्स डेटर एंड कैश सेल एंड रेमिट्स द बैलेंस ऑफ कैश टू हेड ऑफिस आफ्टर विथहोल्डिंग 10,000 ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर देखना है कि हमें बोला है कि ब्रांच अपना खुद का खर्चा पे करता है। कैसे पे करता है? जो सेल वेल करके उसके बाद पैसा आता है कैश सेल करके डेटर से कलेक्ट करके, फिर उसके बाद जो पैसा बच जाता है वो हेड ऑफिस को भेज देता है, लेकिन 10,000 रुपए हमेशा अपने पास रखता है। तो ऐसा उनके अंदर ऑब्वियसली बात ट्रांजैक्शन हुआ होगा इसी वजह से। नेसेसरी फॉर मीटिंग इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ कैश ठीक है। क्यों रखता है? ताकि अगर अचानक से उसको पैसे का जरूरत हो जाए तो उसे हेड ऑफिस को ना बोलना पड़े, उसके पास जो पैसा रहता है उसी से वो अपना काम चला लेगा ठीक है। तो ऐसा ऑब्वियसली उनके अंदर हेड ऑफिस का इंस्ट्रक्शन होगा, ब्रांच अपने अपने कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, हेड ऑफिस का इंस्ट्रक्शन रहा होगा तभी वो ऐसा कर सकता है। नेसेसरी फॉर मीटिंग हो गया। ऑन 31 मार्च 2001 द एसेट ऑफ द ब्रांच वेर एज फॉलोज। ब्रांच में क्या क्या एसेट है ये बताया, 31 मार्च का बता रहा है ठीक है। 31 मार्च का बता रहा है कैश, ट्रेड, डेटर, स्टॉक एट इनवॉइस, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ये 31 मार्च 2001 का बता रहा है। बाकी नीचे का इंफॉर्मेशन अगर देखो तो वहां देखो स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च 2002 का बता रहा है ठीक है। तो इसका मतलब ये दिख रहा है 31 मार्च, बट ये ओपनिंग बैलेंस हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर नीचे 31 मार्च 2002 का भी डिटेल्स बता रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला है देख लेते हैं। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2002 द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच अमाउंटेड टू 1 करोड़ 32 लाख। मतलब गुड्स भेजा गया था 1 करोड़ 32 लाख का। आउट ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय इट द ब्रांच सेंट बैक टू हेड ऑफिस गुड्स इनवॉइस्ड एट 72,000। बोल रहा है कि इसमें से ब्रांच ने 72,000 का रिटर्न कर दिया। अदर ट्रांजैक्शन एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। ब्रांच में बाकी क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है वो बता रहा है। ब्रांच का कैश सेल बताया है, ब्रांच का क्रेडिट सेल बताया है। यहाँ पर कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, रिटर्न बाय कस्टमर, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। सारा का सारा ब्रांच का डिटेल्स बताया। ऑन 1 Jan 2002
मतलब ये ओपनिंग वाला हो जाएगा, ठीक है। 1 Jan 2002 का मतलब ब्रांच ने परचेज किया है नया फर्नीचर 1 लाख का, फॉर विच पेमेंट वाज मेड बाय हेड ऑफिस थ्रू अ चेक। ब्रांच ने एक एसेट खरीदा मतलब फर्नीचर, और उसका पेमेंट किसने किया, बैंक हेड ऑफिस ने किया चेक के थ्रू से, ठीक है। ऑन 31 March 2002 मतलब ईयर एंड में ब्रांच का एक्सपेंसेस हुआ है 6000 वेयर आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ब्रांच का 6000 का खर्चा आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, एंड कैश इन हैंड वाज अगेन 10,000, कैश इन हैंड दिख रहा है 10,000, और ये ठीक है होना भी चाहिए कैश इन हैंड 10,000, क्योंकि उन्होंने बोला भी था 10,000 रख लिया जाएगा उनके तरफ से। फर्नीचर इज सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 16% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बोल रहा है जो फर्नीचर खरीदा है उस पर डिप्रिसिएशन भी लगाया है 16% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बट ये हमें कौन से मेथड से करना है पहले वो देख लेते हैं। प्रिपेयर क्या करने बोला, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। जैसे ही बोला ब्रांच अकाउंट, मेथड कौन सा हो गया, जैसे ही बोला ब्रांच अकाउंट मेथड कौन सा हो गया, ये तो डिपेंडेंट ब्रांच है। स्टॉक डेटर मेथड होता है, डेटर मेथड होता है, ट्रेडिंग पीएल मतलब फाइनल अकाउंट्स मेथड होता है। डेटर्स जैसे मेथड। डेटर्स मेथड, करेक्ट, ये डेटर मेथड हो गया। अब हम लोग को डेटर मेथड में बनाना है, मतलब हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे जहां पर हम लोग डेटर की तरह ब्रांच को ट्रीट करेंगे। कब का बनाना है, 31 March 2002 का, ठीक है। तो देखो इसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग पॉइंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, तो इसको फटाफट करवा देते हैं। देखो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तुम लोग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस वगैरह वो लिख लेना, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा जस्ट ऐसे ही लिखवा दिए ब्रांच अकाउंट बोल के। तो सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे, तुम लोग को इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस लिखना पड़ेगा, ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2002 लिखना पड़ेगा। हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन तुम लोग ऐसे मत लिखना, तुम लोग का प्रेजेंटेशन ये नहीं होना चाहिए। तुम लोग को लिखना चाहिए ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2002 इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये सब लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको तो ठीक से ही करना चाहिए। टू बैलेंस बीडी, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और सारा बैलेंस इन यहाँ पर ये एक्चुअली 10,000 है, लेकिन 1000 को रिड्यूस करके किया गया है, ठीक है। तो हम लोग को उसी तरह से लिखना पड़ेगा, या फिर इसको 10,000 लिख लो, या फिर अगर 10 लिखोगे तो सारे डेटा को हमें उसी तरह से ही लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अमाउंट कैसे है, ये ऐसे करके 1000 में है, तो यहाँ पर लिख दिया 10, ठीक है। अच्छा 10 क्या है वो तो लिखना पड़ेगा, 10 क्या है, कैश इन हैंड है, तो यहाँ पर लिखते हैं कैश इन हैंड 10,000, ठीक है। फिर यहाँ पर ट्रेड डेटर 384, तो डेटर लिख देते हैं, ट्रेड डेटर भी लिख सकते हो 384। अच्छा उसके बाद स्टॉक इनवॉइस प्राइस, स्टॉक है, अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो उसका लोडिंग एलिमिनेट करना पड़ेगा 1080, तो देखेंगे लोडिंग कितना होगा, इसका लोडिंग इधर आएगा, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी स्टॉक रिजर्व 1080। अब इस पे जितना हमारा परसेंटेज मतलब जो ट्रांसफर है उसके ऊपर देख लेंगे। फर्नीचर फिटिंग्स 500, ये लिख लेते हैं, फर्नीचर फिटिंग्स ये हो गया हम लोग का 500, ठीक है। अब देखते हैं कि वाइड स्प्रेड जो है वो कितना स्टॉक सॉरी कितने परसेंटेज में लगा के भेजता है, कॉस्ट प्लस 20%, तो ये 120 का वैल्यू हो गया। हमें क्या निकालना है, 20 का वैल्यू, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए। 20/120 हो जाएगा, यहाँ पर बता दिया था ना कि 20% प्रॉफिट लगा के भेज रहा है, तो ये 120 का वैल्यू हो जाएगा। तो 1080 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 120, तो 180 हो गया ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर इनवॉइस गुड्स प्राइस ऑफ बता दिया है कि हेड ऑफिस ने कितना स्टॉक डिस्पैच किया, ये बहुत बड़ा लैंग्वेज में बता रखा है, जो भी हो हमारे हम लोगों ने एक बार तो पढ़ लिया, ये बताया था कि कितना स्टॉक भेजा गया है, लेकिन अमाउंट है 1,32,00,000, इसको हमें कैसे ये 1000 वाले में ट्रांसफर करना चाहिए। तो लिखेंगे क्या, पहले वो लिख लेते, टू गुड्स सेल टू ब्रांच, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, 1,32,00,000 का मतलब क्या होता है, 1 करोड़ का मतलब होता है 1 के बाद 70 प्लस 32,00,000, 32 और उसके बाद 50 और डिवाइडेड बाय कर दो, डिवाइडेड बाय कर देना है हम लोग को 1000, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे क्योंकि 3 जीरो एलिमिनेट कर रखा गया है, ठीक है। तो 1 करोड़ का मतलब होता है
70, 3 4 5 6 7, ठीक है। 32 लाख का मतलब होता है 32 के बाद 5 जीरो, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है 132 और ये 5 जीरो। अब इसको डिवाइड कर देना है 1000 से, ठीक है, क्योंकि हमें 1000 में रिड्यूस करके दिखाना है। तो 3 3 जीरो हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 13200, ठीक है, मतलब 30,200 दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो है उतना ही 1,32,00,000। तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे 13,200, अगर हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, ये भी 1000 में रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है, ऐसे कॉमा देके 1000 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है इसमें से कुछ स्टॉक जो है उसने रिटर्न कर दिया 72, तो ये भी इनवॉइस प्राइस में भेजा गया है, तो इसका भी हम लोग लोडिंग लगाएंगे। तो बाई क्या लिखेंगे, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है, इसका क्या लोडिंग, लोडिंग कितना हो जाएगा 13,200 इंटू 20 बाई 2200 2200। अच्छा, अब गुड्स रिटर्न हुआ है तो वो इधर लिखना पड़ेगा, बाई गुड्स सेंट, ये भी बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच होता है, इसका भी लैंग्वेज यही होता है, लेकिन इसमें रिटर्न लिखना चाहिए, ठीक है। रिटर्न रिटर्न कितना है 72,000, ठीक है। अब इसका भी हम लोग को लोडिंग लिखना पड़ेगा, वो इधर लिखेंगे। ये हो गया सेंट, ठीक है, ये गुड सेंट टू ब्रांच, मतलब ये सेंट हो गया, और ये टू गुड सेंट टू ब्रांच फिर से लिख रहा है, लेकिन ये सेंट वाला नहीं है, ये कौन सा है, ये रिटर्न का लोडिंग है, ठीक है, ऐसे लोडिंग लिख देंगे, लोडिंग फॉर रिटर्न। ये कितना हो जाएगा देखो 72,000 पे सेम उसी तरह से 72,000 इंटू 20/120 कितना हो जाएगा। अच्छा, ये 72,000 नहीं लिख सकते, अगेन यहाँ पर एक गलत हो जाता है, अगर हमें इन 1000 में ही सारा दिखाना है देन हमें 72 लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। हमें 72 लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग सारे चीजों 12 को इन হবে 1000, हाँ এটা একটু চেঞ্জ করে 12 हो जाएगा, ठीक है, तब 12 लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, आधा ऐसा आधा वैसा नहीं लिख सकते, तो ये हो गया हम लोग का 12। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर बोला है कैश सेल क्रेडिट सेल, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, रेमिटेंस से मतलब होता है, कैश सेल क्रेडिट सेल, कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, कैश डिस्काउंट अलाउड, ये सब बोल रखा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक रेमिटेंस बोल के। रेमिटेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपरली हमारे पास उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, और क्या है वो तो कैलकुलेट कर लेंगे। फिर यहाँ पर बोला है ब्रांच ने एक नया फर्नीचर परचेस किया, तो उसका पेमेंट जो है हेड ऑफिस ने चेक से किया है, तो क्या हो जाएगा टू बैंक, टू बैंक, यहाँ पर पेमेंट फॉर फर्नीचर, पेमेंट फॉर फर्नीचर कितने का खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 करो, तो जितना आएगा उतना में हमें लिखना चाहिए, मतलब 100 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर और क्या दिखाएंगे, अब हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर और एक पॉइंट भी आ जाएगा, यहाँ पर 6000 का एक एक्सपेंसेस था 31/5/2002 का, मतलब क्लोजिंग लाइबिलिटी, जैसे हम लोग ओपनिंग एसेट लिखते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पर ओपनिंग एसेट लिखा था, अभी तक क्लोजिंग एसेट नहीं लिखा है, लिख लेंगे इधर, क्लोजिंग एसेट लिख लेंगे, उसी तरह से ओपनिंग लाइबिलिटी अगर कुछ होता तो इधर होता, और जो क्लोजिंग लाइबिलिटी है वो इधर होगा। क्लोजिंग लाइबिलिटी यहाँ पर बताया है कि 6000 एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ब्रांच के तरफ से, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, 6000 है तो 6000 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसका आंसर 6 रुपीज आ जाएगा, मतलब 6 इन 1000 हो गया। अच्छा, अब हम लोग को क्लोजिंग एसेट लिखना चाहिए, तो यहाँ पर रेमिटेंस तो कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा, अब यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, क्या क्या क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, तो देख लेते हैं। ओपनिंग जो भी था लगभग वो सारा चीज होना चाहिए हमारे पास, जैसे कि कैश था, डेटर था, तो यहाँ पर लिखते हैं कैश, डेटर, और क्या हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, फर्नीचर फिटिंग्स,
स्टॉक हो सकता है, फर्नीचर फिटिंग्स हो सकता है, ठीक है। ये सब का हमारे पास अगर डिटेल्स नहीं है तो डिटेल्स हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं, जिसमें से हमारे पास कैश का डिटेल्स है 10,000 है, 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000 मतलब 10 हो जाएगा कैश, ठीक है। और यहाँ पर बोला था कि फर्नीचर 16% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो फर्नीचर का हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन फर्नीचर भी परचेस किया गया है तो उसका भी एक वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक एक वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पहले वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पर फर्नीचर बना लेते हैं, अकाउंट बना के कर लेते हैं। तो फर्नीचर स्टार्टिंग में जितना था वो है 500, कहां से मिलेगा ये देखो, वहां से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं 500। फिर उसके बाद एक फर्नीचर खरीदा है 100 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कैश, या मतलब बैंक लिख देते क्योंकि चेक में खरीदा गया, वैसे ही वर्किंग नोट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कैश लिख भी देते हैं तो ऐसा कोई गलत नहीं हो जाता है, बट वहां না पर बैंक বলছি এটা लिखना কি चाहिए। মেমো ফার্নিচার লিখতে হবে? है लिखते हैं, मेमो माने না মানে रफ ফার্নিচার লিখলে হবে তো? है, फर्नीचर लिख लो। আচ্ছা ঠিক আছে। अच्छा, डेप्रिसिएशन में देखो 500 पे डेप्रिसिएशन लगेगा और 100 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन का रेट कितना बता रखा था, डेप्रिसिएशन का रेट था, कहाँ तो था 16%, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16%। और ये कब खरीदा गया था, ये जो 100 ये परचेज हुआ था कब, ये परचेज हुआ था हम लोग का 1 जनवरी 2002 में। तो 1 जनवरी 2002 में ये परचेज हुआ था, तो इस पे कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये अब ये अकाउंटिंग कब का है, ये मार्च का है। खरीदा कब गया था, खरीदा गया था हम लोग का जैन का, तो जैन के बाद मार्च मतलब 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा जो न्यू परचेज है इस पे। तो 16% इंटू 3/12, अब चेक करना पड़ेगा कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, ये पूरा 1 साल का हो जाएगा, ये वाला तो 1 साल का हो जाएगा 12/12, देखो कितना होता है, फिर हम लोग यहाँ पर बाय बैलेंस शीट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हो गया 600, 500 पे 16%, 80 84। रुपीज, 80 और 4, अच्छा 84 माइनस कर लेते 600 से, 516 बैलेंसिंग फिगर आ गया, मतलब फर्नीचर 516 हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। वर्किंग नोट 1 से ये वाला वर्किंग नोट 1 यहाँ पर लिखेंगे 516, ये फर्नीचर हो गया। अच्छा, अब और क्या बनाएंगे, एक स्टॉक और एक डेटर अकाउंट बना लेते हैं। एक स्टॉक अकाउंट मतलब मेमो स्टॉक भी लिख सकते हो, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम मतलब रफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक डेटर, क्योंकि स्टॉक का भी तो नहीं पता है ना, इसीलिए चाहो तो मेमो डेटा लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक में क्या क्या था, हम लोग पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग स्टॉक है हम लोग का ये वाला 1080, ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉक अकाउंट कैसे बढ़ा होगा ब्रांच का, क्योंकि उसे हेड ऑफिस से स्टॉक मिला है, टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस कितना मिला 13,200, ठीक है। और उसमें से रिटर्न कर दिया 72, तो 13,200 माइनस 72 करके भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो, या फिर इधर 72 दिखा सकते हैं, एक ही बात है, 13,200 माइनस 72, तो 13,128 ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब और क्या था, और यहाँ पर सेल किया, तो सेल करने से स्टॉक कम हो जाएगा बाय सेल। तो कितना सेल किया है यहाँ पर हेड ऑफिस सॉरी ब्रांच में, देखते हैं कितना सेल किया है, ये दोनों मिला के टोटल करते हैं, ये इन 1000 में ही है, तो 97403140 टोटल कर लेते हैं, 97403140, 97403140, तो 97403140, तो ये हो गया 12880, ठीक है। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए ना, नॉर्मली वहां पर स्टॉक हमें दिया हुआ रहता है, स्टॉक अकाउंट हम लोगों ने अभी तक शायद नहीं बनाया, मुझे जितना याद आ रहा है रफ में, ठीक है। अभी हम लोग बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कितना स्टॉक था, कितना और भी हेड ऑफिस से स्टॉक आया, रिटर्न को मैंने यहाँ लेस कर दिया, चाहो तो बाई साइड लिख सकते हो, और सेल्स जो किया है उसकी वजह से भी स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, और कुछ हम लोग का देखते हैं यहाँ লোডিং पर লেস করব না? না, এটা তো আমি লোডিং সমেত এখানে লিখবো না, এখানে তো আমাকে লোডিং এর সাথেই লিখতে হবে, তাহলে আমি লোডিংটা এখানে লেস করব, এটা আমি রাফে লোডিং সমেতই স্টকের ভ্যালুটা বের করব, এগুলো সবই লোডিং এর ভ্যালু, লোডিংটা লেস আমি এখানে করব কারণ এখানে তো আমাকে দেখাতেই হবে।
এখানে আমার ক্লোজিং স্টকটা যেরকম ওপেনিং স্টকটা ইনভয়েস প্রাইসে ছিল লোডিং লেস করেছি, আমাকে ক্লোজিং স্টকটাও ইনভয়েস প্রাইসে বের করেই লোডিংটা লেস করতে হবে। তাহলে আমি এখানে লেস করব না, এখানে লেস করলে তো আমার বাদ হয়ে যাবে না, আমি এখানে ডাইরেক্টলি করবো, বুঝতে পারলে? এটা তো রাফ করছি, এটা রাফ করছি না, এখানে লোডিং লেস হবে না, এখানে আমাকে ক্লোজিং স্টকটা যেহেতু আমার ক্যালকুলেটেড নেই, ক্যালকুলেট দেয়া থাকলে আমাকে আইপি তেই দেয়া থাকতো, আমি আইপি তেই বের করার চেষ্টা করবো, এটাও আইপি এটাও আইपी এটাও आईपी, ওই জন্য सब इनवॉइस प्राइस ही लिखिए, এটা তো सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एक सेल्स रिटर्न था, ये देखो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया 102, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू, यहाँ पर सेल्स रिटर्न में ऐड कर सकते हो, मतलब सेल्स रिटर्न से लेस कर सकते हो, ऐड बोल रहे हैं। सेल्स रिटर्न जो हुआ है ये देखो, रिटर्न बाय कस्टमर 102, तुम लोग चाहो तो यहाँ से लेस करके दिखा सकते हो तो भी हो जाएगा, या फिर यहाँ पर सेल्स रिटर्न बोल के भी लिख सकते हो, सेल्स रिटर्न बोल के, ठीक है। मेरा ना मैंने यहाँ पर लिख दिया इसलिए मैंने इधर लिख दिया, तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये ना वैसे भी मेमोरेंडम अकाउंट है, इसमें जरूरी नहीं है माइनस करके ही दिखाना है, बाई टू साइड में नहीं लिख सकते हो, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो ये 102 रिटर्न हो गया तो स्टॉक बढ़ जाएगा, या फिर इसको कम करके दिखा दो, बात एक ही होगा, ठीक है। 13128 प्लस 102, अब ये हो गया 14310 और ये लेस कर दो 12880, तो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 14, कितना आ रहा है 14 1080 13128 प्लस 102 14310 माइनस 9740 माइनस 3140 1430 आ रहा है मेरा, 1430, ठीक लिखा मैंने, 970031, ओ 9700 था और 3140, मेरा एक यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, 40 इसका मतलब ऐड हो जाएगा, ये 1470 हो जाएगा, मैंने ये वाला वैल्यू ना गलत लिख लिया था, 1470, अब ठीक हो रहा है 1470, अब इसका टोटल भी चेंज होगा, ये है 9700, ठीक है, मैंने पता नहीं कैसे 40 लिख लिया, 3140, तो यहाँ पर हो गया 12,840 माइनस 14,310, तो ये आ जाता है हम लोग का 1470, ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, बैलेंसिंग फिगर वो भी इनवॉइस प्राइस में आया, ठीक है, और इनवॉइस प्राइस में ही हमें चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, और इसका हम लोग यहाँ पर क्या एलिमिनेट करेंगे, इसका हम लोग यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे स्टॉक रिजर्व, ठीक है, और स्टॉक रिजर्व जो है ना इसके ऊपर करने से अच्छा होगा, क्योंकि ये तो हमारा क्लोजिंग लायबिलिटी है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं टू क्लोजिंग स्टॉक, ये लोडिंग, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग यहाँ पर लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, अच्छा मैंने कहाँ लिख दिया, डेटर में लिख दिया, देखो गलती से, वर्किंग नोट नंबर 2 1470, इसको कैलकुलेट करेंगे 1470, इसको लोडिंग में ही करना था, क्योंकि आधा चीज लोडिंग आधा बिना लोडिंग, ऐसे तो नहीं होगा, 20/120 245, ठीक है, ये हो गया 245। अच्छा, अब बचा है डेटर, डेटर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो डेटर का ओपनिंग टू बैलेंस बीटी, डेटर का ओपनिंग कितना है चेक करते हैं, ये रहा 384, डेटर का है 384। अच्छा, कलेक्शन कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 2842, मतलब बाय कैश, कैश कलेक्शन हुआ है 2842, देख लेते सही लिखा कि नहीं, हाँ, कैश डिस्काउंट बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड 58, बाय डिस्काउंट अलाउड हो गया, रिटर्न बाय कस्टमर 102, बाय रिटर्न 100, बाय रिटर्न 102, रिटर्न होगा तो यहाँ पर स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, डेटर कम हो जाएगा, बैड डेट 37, बैड डेट हुआ तो डेटर कम हो जाएगा, तो बाई साइड में आएगा, बाई बैड डेट 32, अच्छा 37, ये देखो फिर से गलत लिख लिया 37, और बोल रहा है इसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ये तो नहीं आएगा, बैड डेट रिटर्न ऑफ, चलो ये हो गया, और कुछ है, और मुझे नहीं लगता है कुछ है डेटर से रिलेटेड, अच्छा सेल्स, सेल्स तो लिखना पड़ेगा, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल यहाँ पर अलग अलग है, पहला जो क्वेश्चन के वहां पर ये प्रॉब्लम एक था, अलग नहीं था, 3140, अब हम लोग का क्लोजिंग डेटा निकल के आ जाएगा, बाय क्लोजिंग
डेटर, ठीक है, मतलब क्लोजिंग डेटर लिखो या बाय बैलेंस शीट लिखो, एक ही बात है, ठीक है, बाय बैलेंस शीट लिख दो। 384 प्लस 3140, तो ये हो गया 3524 माइनस 2842, 5802 और 37, 485, ठीक है, 485, 3524, 485 ये डेटर का हो गया, तो वर्किंग नोट नंबर 3 जिसमें से हमारा डेटर आ जाता है 485, ठीक है। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ लिखना है हमें, हो गया। अब हम लोग इसका प्रॉफिट चेक करेंगे कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट था हम लोग का कि ये स्टॉक रिजर्व गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हो गया गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था रेमिटेंस, रेमिटेंस तो हम लोगों ने चेक नहीं किया, रेमिटेंस भी तो चेक करना पड़ेगा, रेमिटेंस कितना होगा। तो रेमिटेंस कितना हो सकता है जो कैश सेल हुआ 9700, ठीक है, इसका भी वर्किंग नोट बना देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4 बना देते हैं पीछे, ये वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4। रेमिटेंस क्या क्या होना चाहिए, तो रेमिटेंस मतलब जो पैसा हेड ऑफिस ब्रांच जो है हेड ऑफिस को भेज रहा है, तो वो कैश सेल जो है वो भेज सकता है, ठीक है, कैश सेल जो किया है वो भेज सकता है। इसके अलावा और क्या भेज सकता है, जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर है 2842, 2842 ये भेज सकता है, ठीक है। और अगर उसने कुछ अपना खुद खर्चा किया, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, वो नहीं भेज पाएगा क्योंकि वो पैसा वो कलेक्टेड अमाउंट से ही खर्चा पे कर देता है, ठीक है। तो ये रेमिटेंस होना चाहिए 9700। ये चाहो तो तुम लोग वहां पर जगह है तो कर सकते हो, हम वहां पर ही कर देते, बट वहां जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। तो ये हो जाता है हम लोग का कितना आ रहा है 11,000, मेरा आ रहा है 11,700, ठीक है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट बताया था कि ये लोग जब भी पैसा ब्रांच को हेड ऑफिस को भेजेगा तो हमेशा 10,000 रख के भेजेगा। तो 10,000 कहाँ से रखेगा, ये जो टोटल कलेक्शन अमाउंट है देखो 9,700 प्लस 28,42, ठीक है, तो टोटल 12,542 है इसके पास, ठीक है। इसमें से इसने अपना 842 का खर्चा पे कर दिया, तो बचता है 11,700। अब इसमें से बोल रहे हैं 10,000 रख लेना है हमेशा, ताकि वो खर्चा जब भी जरूरत हो पैसे का वो हेड ऑफिस को ना बोलना पड़े, ऐसा क्वेश्चन ने हमें बताया। तो इसका मतलब इनको रेमिटेंस 1700 करना चाहिए था, अगर 10,000 रख के इनको खर्चा जो है हमेशा अमाउंट जो है वो रेमिट करना है, तो 10,000 अमाउंट अगर रख के करेंगे तो फिर ये 1700 ही हमें दिखाना चाहिए था। फिर भी मैंने लिखा है नहीं 11,700 ही दिखाएंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर बोला है इनका कैश का देखो ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था इनका ओपनिंग कैश बैलेंस ही दिख रहा है 10,000, मतलब इनके पास पहले से ही 10,000 है, तो ये 10,000 और नहीं रख सकते, ठीक है। इनको मैक्सिमम 10,000 रखने का परमिशन है। अगर ये 10,000 की जगह सपोज ये 6,000 होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10,000 की जगह 6,000 होता, तब क्या होता, तब इनको क्या करना पड़ता, तब इनको यहाँ से और 4,000 हटा लेना पड़ता। समझो बात को कि यहाँ पर हम लोग का कितना आ रहा है 11,700 आ रहा है, ठीक है, 11,700 आ रहा है। ये बेसिकली ना एक्चुअली ये हजार में नहीं है, देखो ये 9700, ये ऐसा नहीं, ये है 9,70,000, अगर देखो तो ये 9,70,000 है, और ये 2842 नहीं है, ये है हम लोग का 2,84,200 ऐसा कुछ है। और 842 जो है ये 842 और इसके बाद 3 जीरो मतलब 84,200 है, और ये 11,700 नहीं है, ये है 1,17,000 ऐसा कुछ है। अब हमें बोला है कि 10,000 हमें हमेशा रख लेना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर फिर 10,000 माइनस क्यों नहीं किया, मैंने 10,000 माइनस इसीलिए नहीं किया, तो इसका मतलब 10,000 नहीं, यहाँ पर हमें 10 माइनस करना था अगर करते तो, ठीक है। ये माइनस इसीलिए नहीं किया क्योंकि अगर ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 दिखा रहा है, मतलब 10 दिखा रहा है, इसका मतलब ये इनके पास 10,000 है, ठीक है। वही यहाँ पर क्लोजिंग में 10,000 दिख रहा है, ये जो 10 दिख रहा है ना ये ओपनिंग वाला ही क्लोजिंग में दिख रहा है, तो इनको रखने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 10 की जगह 4 होता तो फिर क्लोजिंग में तो हम लोग 4 नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें 10,000 रखने का परमिशन है, ठीक है। तो हम लोग जो पैसा यहाँ पर हमारा कलेक्ट हुआ है उससे उतना अमाउंट ड्रॉ कर लेते जितना हमें नीड होता, या फिर अगर कैश का बैलेंस यहाँ 0 होता तो पूरा का पूरा 10 हमें विथड्रॉल यहाँ से करना पड़ता, देन हम लोग यहाँ पर -10 और भी करते, ठीक है। अगर क्वेश्चन में
में थोड़ा सा इस पॉइंट को हमें घुमा के बता दे, ठीक है, जैसे कैश इन हैंड अगर यहाँ 0 दिखा दे तो फिर तुम लोग को कैश इन हैंड तुम लोग को 10,000 दिखाना पड़ेगा एंड में, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि इनका रिक्वायरमेंट है कि ये 10,000 हमेशा रख लेते हैं, विथ होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी नीड नहीं है माइनस करने का तो नहीं करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 11,700, ठीक है, 11,700। अब हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 180 प्लस 2200 72, मतलब 2272। अच्छा, इसके बाद ये हो गया 11,700 10 485 1470 और 516, टोटल हो रहा है 16,633। अच्छा, कैश इन हैंड मैंने कुछ कम बेसी लिखा हुआ, देख लेते हैं। स्टॉक रिजर्व ओपनिंग वाला लिख लिया हम लोगों ने, फिर लिखा है गुड्स जो है ये वाला से 2200 अच्छा, बैंक रेमिटेंस लिख लिया, कैश इन एंड ये 4 डेटा होना चाहिए, 10 485 1470 516। फिर से चेक करते हैं, 11,700 प्लस 10 प्लस 485 प्लस 1470 प्लस 516, नहीं ठीक ही है, 72, ठीक तो है, 72 देख लेते हैं ओवरऑल क्या आ रहा है। मैं बोलছি রেমিটেন্সের পয়েন্টটা একটু বলুন আরেকবার। 16,633, হ্যাঁ কোনটা বলো, এইটা এখানে হ্যাঁ, বলেছিল রেমিটেন্সের। যে হ্যাঁ 10,000 টাকা এরা সবসময় নিজের কাছে রাখবে, ঠিক আছে, রেখে রেমিট করবে, যে টাকা কালেক্ট হবে 10,000 টাকা নিজের কাছে রেখে রেমিট করবে। তো এদের এই টাকাটা কালেক্ট হয়েছে, তাহলে এর থেকে যদি 10,000 মানে 10,000 বলতে এখানে 10 হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, যেহেতু হাজারে আমাদেরকে দেখাবার দরকার নেই, 10 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি এটা বলতে চাইছিলাম তাহলে এই খরচাটা দেবে প্লাস 10 এখানে মাইনাস করার পর আমাদেরকে বাকি টাকা রেমিট করা উচিত ছিল, কিন্তু এদের কাছে অলরেডি 10,000 আছে, কি করে বোঝা যাচ্ছে এইটা দেখে, টু ব্যালেন্স বিডি ক্যাশ ইন হ্যান্ড, তাহলে এদের কাছে যদি স্টার্টিং এ 10,000 টাকা আছে তাহলে এটাই ওদের ক্লোজিং এ চলে যাবে, তাহলে আলাদা করে তো আর উইথড্রল করার দরকার নেই। আমি যদি তোমাকে হ্যাঁ বলি ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝতে পারলে তো, এটাই বলেছে, আলাদা করে আর হ্যাঁ উইথড্রল করার ওই জন্য দরকার নেই। যদি এটা 10,000 এর জায়গায় 0 হতো তাহলে পুরো 10 উইথড্রল করতে, যদি এটা 6 হতো তাহলে 4 উইথড্রল করতে, 4 হলে 6 উইথড্রল করতে, সেটাই। যদি প্রশ্নটা ঘুরিয়ে দেয় তাহলে আমাদেরকে উইথড্রলটা দেখাতে হবে। अच्छा, अब इसे माइनस कर देते हैं, 10 384 1080 500 13200 12 245, मतलब 345 माइनस 6 मतलब 1096, ठीक है आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, एक्चुअली ये नेट प्रॉफिट भी ना इसके ऊपर ही लिखना चाहिए, क्योंकि ये तो क्लोजिंग बैलेंस है लाइबिलिटी का, ये इसके ऊपर जाने से बेटर होगा। तो यहाँ तो जगह मुझे नहीं दिख रहा है, टू नेट, हम नीचे ही लिख देते हैं टू नेट प्रॉफिट, तुम लोग बेटर होगा इसको नीचे लिखना, ठीक है, क्योंकि ये क्लोजिंग लाइबिलिटी, ये डेटर अकाउंट की तरह है ना, ये ऊपर में लिखना चाहिए, इस जगह पे हम यहाँ पर एरो कर देते हैं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल पीएल 1096 16,633 हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं जो होलसेल वाला देखते हैं, ठीक है। होलसेल में अगर सेंड करता है हेड ऑफिस अपने ब्रांच को तब कैसे होगा, ये इलस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन 8 देखेंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे अगर होता है तो। ये देखो यहाँ पर अब हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे, हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच का लास्ट वाला मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच में हम लोगों ने कौन कौन सा मेथड पढ़ा, स्टॉक एंड डेटर पढ़ लिया, डेटर मेथड पढ़ा, सबसे पहले स्टॉक डेटर पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने डेटर मेथड पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था फाइनल अकाउंट्स मेथड जो सबसे आसान होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो स्टॉक एंड डेटर मेथड, सॉरी क्या बोलते हैं, होलसेल प्राइस मेथड। देखो इसमें क्या होगा, एक सेकंड यहाँ पर लिखते हैं, होलसेल प्राइस मेथड।
अच्छा, ये भी क्या होता है, ये भी डिपेंडेंट ब्रांच का ही एक मेथड होता है, ठीक है, जहां पर हेड ऑफिस अपने ब्रांच को जो स्टॉक भेज रहा है वो प्रॉफिट लगा के भेज रहा है, बेसिकली वो होलसेल प्राइस में भेज रहा है, ठीक है। मतलब कैसे होगा, जैसे मान लो एक हेड ऑफिस है, ठीक है, और उसका एक ब्रांच है, हेड ऑफिस भी कस्टमर को गुड्स बेचता होगा, ठीक है, और ब्रांच भी अपने कस्टमर को गुड्स बेचता होगा। अब हेड ऑफिस ऑब्वियसली ब्रांच है तो वो उसको स्टॉक ट्रांसफर करता होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफर होगा, इन दोनों में ट्रांसफर होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा। अब ये हेड ऑफिस मान लो जो स्टॉक सपोज 100 रुपीज में खरीदता है, ठीक है, वो ब्रांच को होलसेल प्राइस में देगा, ठीक है, होलसेल प्राइस में देगा, वही लोडिंग के तरह ही है लेकिन यहाँ पर होलसेल प्राइस में देगा, ठीक है। होलसेल प्राइस मान लेते हैं कि अगर 120 है, फॉर एग्जांपल अगर 120 है होलसेल प्राइस उस प्रोडक्ट का जो हेड ऑफिस के पास है, वो ब्रांच को भी होलसेल प्राइस में दे देगा कि तुम इस प्राइस में ये स्टॉक लो मेरे से, ठीक है, मतलब इस प्राइस में स्टॉक सेंड कर दिया। तो इसमें हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना इंक्लूड हो रहा है, हेड ऑफिस का प्रॉफिट इंक्लूड हो रहा है 20 रुपीज, क्योंकि वो 100 का स्टॉक 120 में दे रहा है। अब ब्रांच अपने कस्टमर को इस पे प्रॉफिट लगा के बेच सकता है, ठीक है, ब्रांच अपने कस्टमर को मान लेते हैं बेचता है 150 में, तो वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, उसका प्रॉफिट हो गया 120 का चीज 150 में बेचता है तो 30 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, इसका प्रॉफिट 30 रुपीज का इंक्लूड हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज का। और हेड ऑफिस जो है वो भी अपने कस्टमर को जो है प्रोडक्ट बेच सकता है। अब वो कितने में बेचेगा, वो होलसेल प्राइस में भी बेच सकता है, दैट इज 120, या फिर कुछ और, जैसे कि कस्टमर को ब्रांच जैसे 150 में बेचता है तो वो रिटेल प्राइस बोल सकते हैं, ठीक है, तो ब्रांच क्या कर सकता है, ब्रांच की तरह वो 150 में भी बेच सकता है, ठीक है, ये यहाँ पर लिखते हैं होलसेल प्राइस में बेच सकता है, और ये 150 सेलिंग प्राइस दैट इज 150 में भी बेच सकता है, मतलब ऐसा कंडीशन हो सकता है। चीज एक ही है, नाम दे दिया है होलसेल प्राइस मेथड। होलसेल प्राइस मेथड का मतलब है यहाँ पर होलसेल प्राइस में जो है स्टॉक का ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसको होलसेल प्राइस मेथड दे दिया। बाकी सारा चीज जो है ना नॉर्मल जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं वैसे ही होगा। तो हेड ऑफिस यहाँ पर अपना स्टॉक ब्रांच को भेज देगा, ठीक है, होलसेल प्राइस में ब्रांच उस पर प्रॉफिट लगा के बेच सकता है कस्टमर को, और हेड ऑफिस अपने कस्टमर को होलसेल प्राइस में भी स्टॉक बेच सकता है, और अगर किसी और प्राइस में बेचना चाहे, लाइक जैसे ये ब्रांच अपना प्राइस सोच रखा है 150, उसमें भी बेच सकता है, ठीक है। अब इसका कैसे अकाउंटिंग होगा, तो ये देखो इसमें ट्रेडिंग पीएल बनेगा, ये बेसिकली फाइनल अकाउंट मेथड से होगा, ये देखो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, और एक साथ बनेगा, ठीक है, यहाँ पर एक साथ बनेगा, नॉर्मली एक साथ बनता है, और अगर क्वेश्चन में बोल दे सिर्फ ब्रांच का दिखाओ तो ब्रांच का दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक साथ कंबाइंडली दिखा देते हैं, जो फॉर्मेट है पर्टिकुलर, हेड ऑफिस और ब्रांच, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स, हेड ऑफिस और ब्रांच, तो 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, हेड ऑफिस का भी होगा ब्रांच का भी होगा। 2 परचेज, तो परचेज सिर्फ हेड ऑफिस का होगा, ब्रांच का नहीं होगा, क्योंकि ब्रांच नॉर्मली मार्केट से परचेज नहीं करेगा, उसे हेड ऑफिस जो होलसेल प्राइस में देगा उसी को वो बेचेगा, ठीक है। 2 गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो इसके पास स्टॉक कहां से आएगा बेचने के लिए, ब्रांच से आएगा, तो 2 गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस ये ब्रांच के कॉलम में होगा, क्यों, क्योंकि गुड्स रिसीव कौन कर रहा है, ब्रांच कर रहा है, ठीक है। तो अगर गुड्स रिसीव ब्रांच कर रहा है तो सेल कौन कर रहा है, हेड ऑफिस, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाय गुड्स सेल टू ब्रांच, कौन बोलेगा, ये हेड ऑफिस बोल रहा है, तो हेड ऑफिस के यहाँ पर एंट्री होगा, ब्रांच के यहाँ पर तो नहीं होगा। और बाय सेल्स, सेल कौन कर सकता है, आउटर कस्टमर को, हेड ऑफिस भी कर सकता है ब्रांच भी कर सकता है, देखो मेरा ये ड्रॉ देखने से समझ जाओगे, हेड ऑफिस भी करेगा ब्रांच भी करेगा, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक तो दोनों का हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक बेचने के बाद दोनों के पास ही क्लोजिंग स्टॉक रह सकता है। फिर यहाँ पर क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज। ग्रॉस लॉस भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट से ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मैंने प्रॉफिट वाला ही बना दिया। अच्छा, अब हम लोग इसका पीएल भी बना लेंगे, यहाँ पर बाय जीपी ब्रॉट डाउन टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों का हो सकता है, हेड ऑफिस में भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, ब्रांच में भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व, ये चीज समझो, यहाँ पर ये पॉइंट मेन है। स्टॉक रिजर्व किसका होगा? स्टॉक रिजर्व मतलब स्टॉक में छुपा हुआ प्रॉफिट जो अभी तक अनरियलाइज्ड हालत में है, वो किसका होगा? ब्रांच में कुछ भी अनरियलाइज नहीं होता, क्योंकि ब्रांच को पता है, जैसे अगर ये एग्जांपल देखो कि मेरे पास 120 का स्टॉक है, मुझे उसे 150 में बेचना है, अगर बिक गया तो मेरा 30 रुपए का प्रॉफिट, नहीं बिका तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। लेकिन हेड ऑफिस को ये पता है कि मेरा उसमें और भी 20 रुपीज का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो ब्रांच के पास अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है, जस्ट लाइक डिपार्टमेंट की तरह, ब्रांच के पास अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा तो ब्रांच को क्या करना पड़ेगा? ब्रांच को कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांच को पता है यही उसका कॉस्ट है, उसको मेन कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हेड ऑफिस को है, हेड ऑफिस बोलेगा अगर ब्रांच के पास एक भी 120 वाला स्टॉक रह जाता है तो वो प्रॉफिट वाला है, तो उसमें कितना प्रॉफिट है? 20 है, तो उस प्रॉफिट को वो एलिमिनेट करना चाहेगा, तो उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करेगा तभी उसे ट्रू प्रॉफिट पता चलेगा अपना, तो वो क्या करेगा? स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करेगा। कौन करेगा? ऑब्वियसली हेड ऑफिस करेगा, ब्रांच कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ब्रांच के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। इस केस में होलसेल प्राइस में ब्रांच को कुछ लेना देना नहीं होता है कि एक्चुअली हेड ऑफिस ये कितने में खरीदता है और मुझे कितने में बेचता है, उसका दिमाग सिर्फ इस पे चलता है कि मुझे कस्टमर को बेच देना है, ठीक है, मुझे कस्टमर को 150 में बेचना है, यही टारगेट रहता है, ठीक है। तो उनको ये नहीं, जैसे देखोगे ना मॉल वगैरह में जाते हो तो जो भी सेल करते हैं ना, जो सेलिंग एजेंट लोग रहते हैं, मतलब जो मार्केटिंग करते हैं, जो भी सेल्समैन रहते हैं, उनको ये नहीं पता करना होता है कि जो शर्ट, मान लो एक कोई भी शर्ट वर्ट खरीद लिए, ठीक है, तो वो अपना प्राइस देखते हैं जो लिखा हुआ है उसमें, और फिर बता देते हैं इतने का ये शर्ट बिकेगा, ठीक है, और उनको क्या मिलता है? बेचने के बदले कमीशन मिलता है। तो उनको इससे लेना देना नहीं होता है कि कंपनी ने वो शर्ट कितने में किससे खरीदा है, ठीक है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। उनको एक प्राइस टैग दे दिया गया है, अगर कुछ ऑफर वगैरह चल रहा है तो डिस्काउंट करके बता देंगे इतने में बेच सकते हैं और बेच देंगे, ठीक है। तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि प्रोडक्ट एक्चुअली कितने में कंपनी के पास आया है, उनको बेचने से मतलब होता है। तो जब ब्रांच होलसेल प्राइस में, मतलब होलसेल प्राइस मेथड में होता है ना, तब ब्रांच का जो मैनेजर रहेगा उसको सिर्फ सेल करने से मतलब होता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि आप लोग सेल करो, मतलब जो भी सेलिंग एजेंट होता है उनको बोला जाता है सेल करो, तो फिर उनको इससे कोई मतलब नहीं कि उसमें कितना रिजर्व प्रॉफिट लगा हुआ है। लेकिन कंपनी को एज ए होल तो उसका मोटो रहेगा ही पता करना कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट है, क्योंकि अगर ब्रांच के पास जो स्टॉक है उसे पता है उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो वो क्या करेगा? वहां से प्रॉफिट को एलिमिनेट करेगा ताकि उसे जो नेट प्रॉफिट मिले वो सही मिले। तो यहाँ पर हो गया नेट प्रॉफिट, दोनों का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसे क्लोज। और एक अभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो और भी मेरा ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है देखो, बीटा हैविंग हेड ऑफिस एट मुंबई, बीटा का हेड ऑफिस है मुंबई, हैज अ ब्रांच एट नागपुर, नागपुर में ब्रांच है। द हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड ओनली एट कॉस्ट प्लस 80%, हेड ऑफिस जो है वो ट्रेड करता है हमेशा किस पे? कॉस्ट प्लस 80% पे, ठीक है, जो इसका होलसेल प्राइस है। द गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट द होलसेल प्राइस कॉस्ट प्लस 80%, ब्रांच को जो भी स्टॉक बेचता है होलसेल प्राइस में भेजता है, मतलब कॉस्ट में नहीं भेजता है, 80 रुपीज लगा के ही बेचता है। द ब्रांच एट नागपुर इज होनली एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड, अब इनका काम है रिटेल में चीजों को बेचना है, तो अब ये 180 में तो बेच नहीं सकते हैं क्योंकि 180 तो होलसेल प्राइस है। एंड द गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 100%, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 100%, बताते हैं। पहले इस चीज को हम लोग पूरा जो है एक जगह पे लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा। तो देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो देखा उसमें बोला है कि हेड ऑफिस जो है, हेड ऑफिस का अगर कॉस्ट है स्टॉक का 100 रुपीज, तो वो ब्रांच को जब भेजेगा तो वो 180 में भेजेगा, जो कि है होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस कितना है? 100 प्लस 80% यानी 180। ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में ही बताया है कि हेड ऑफिस का होलसेल प्राइस है 80%, 80% ऑफ कॉस्ट, और वो होलसेल प्राइस में ही ब्रांच को भेज रहा है। और ब्रांच कैसे बेचता है कस्टमर को? वो रिटेल प्राइस में बेचता है, ठीक है। तो रिटेल प्राइस होलसेल से ज्यादा होता है, तो वही उसका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है?
सेलिंग प्राइस यहाँ पर बता दिया है, बोला है कि द ब्रांच एट नागपुर इज गोनली एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड एंड द गुड्स आर सोल्ड, कैसे बेचा जाता है, एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस। कॉस्ट टू हेड ऑफिस कितना है 100, एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस, तो प्लस कर दो 100%। ठीक है, ये लैंग्वेज पढ़ के हमें समझना पड़ेगा क्या बोला है, मतलब हेड ऑफिस का जो कॉस्ट होता है उस गुड्स का, उस पे 100% लगा के जो प्राइस निकल के आएगा वही इनका रिटेल प्राइस है, यानी ये 200 हो गया। 100 प्लस 100% का मतलब क्या, 100 और 100 पे 100%, 100 तो है ही जो कि कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस है, प्लस जैसे 100 प्लस 80% मतलब क्या, 100 और 100 पे 80%, तो 180। सिमिलरली यहाँ पर 100 प्लस 100% यानी 200, तो ये हो गया रिटेल प्राइस। ठीक है, अब ये पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हेड ऑफिस 100 रुपए में कुछ खरीदता है तो ब्रांच को 180 में भेजता है, जो कि उसका होलसेल प्राइस है। ठीक है, ये हेड ऑफिस का होलसेल प्राइस है, और इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रिटेल में बेचो। रिटेल प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस दैट इज 100 प्लस 100%, यानी 180 का चीज 200 में जाता है, तो इसका प्रॉफिट इंक्लूड हो गया 20, इसका प्रॉफिट इंक्लूड हो जाता है 80। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस का है, ब्रांच का नहीं है। परचेज हेड ऑफिस का है, गुड्स सेंट टू ब्रांच कॉस्ट टू हेड ऑफिस प्लस 80%, 9,54,000। सेल्स बता दिया है दोनों का, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस एंड ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। हमें दोनों का ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना है, मतलब अभी अभी जैसे मैंने दिखाया था उसी तरह से ही हम लोग को प्रिपेयर करके देना है। ठीक है, तो चलो प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, trading and profit and loss account for the year ended 31st March, for the year ended 31st March 2001। दोनों का बनेगा तो एक ही साथ बनाएंगे। ठीक है, एक ही साथ तुम लोग भी बनाओ, दो अलग अलग बनाना जरूरी नहीं होता है, हम लोग यहाँ पर ब्रांच और हेड ऑफिस लिख के बना देंगे। ठीक है, ये हो गया हेड ऑफिस, ये हो गया ब्रांच। पर्टिकुलर्स लिख लो तुम लोग, हम और नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में जैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग का डिटेल्स लिख रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक 2,25,000, इसका नहीं है, ब्रांच का नहीं है। ठीक है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, हो सकता है कि वो परचेज 25,50,000। यहाँ पर नहीं है। अच्छा, इसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच ये ब्रांच के अकाउंट में आएगा, क्योंकि गुड्स जब ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, हेड ऑफिस जब ब्रांच को भेज रहा है तो ब्रांच परचेज कर रहा है 9,54,000 का। ठीक है, और यही वाला अमाउंट में ब्रांच अपना सेल दिखाएगा, बाय गुड्स टू ब्रांच सेल दिखाएगा 9,54,000 का। अच्छा, इसके बाद है सेल्स, बाय सेल्स 27,81,000 और 9,50,000। ठीक है, अच्छा अब हम लोग का यहाँ पर अगर देखें ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी सब पीएल वाला आइटम है, पीएल में चला जाएगा, लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जगह रख देते हैं। अच्छा ये है यहाँ से, चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं टू ऑफिस एक्सपेंसेस टू स्टाफ सैलरी। ऑफिस एक्सपेंसेस 90,000, 8,500, 90,000, 8,500। स्टाफ सैलरी है हम लोग का 65 और 12,000, 65,000 और 12,000। टू सेलिंग एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस था 72,6,300, 72,000 और 6,300। अच्छा, सारे डेटा हम लोगों ने जो है पॉइंट आउट कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे। क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि हमारे पास दो फिगर मिसिंग है। एक तो जीपी निकालना पड़ेगा, वो तो निकालते हैं हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो हम लोग को जीपी और क्लोजिंग स्टॉक दोनों नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा क्या करें ताकि हमारा बैलेंसेस एक आ जाए और एक कैलकुलेट होके आ जाए। एक बैलेंस निकल सकता है, लेकिन दो दो बैलेंस एक अकाउंट में कैसे निकलेगा। अब हम लोग के पास एक चीज अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है,
कि हेड ऑफिस कितना प्रॉफिट कमाता है स्टॉक बेच के। ये देखो हेड ऑफिस जो प्रॉफिट कमाता है वो है 80 रुपीज पर स्टॉक पे, और ब्रांच जो प्रॉफिट कमाता है वो है पर स्टॉक पे 20 रुपीज। तो हम लोग जीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं वर्किंग नोट के थ्रू से, फिर हम लोग बैलेंस करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में जैसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें उसी तरह से ही चलना पड़ेगा। तो हम लोग जीपी निकाल लेते, ठीक है। तो हम ना ये साइड में ही निकाल लेते, हो जाएगा। जीपी हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस का जीपी कितना होगा? हेड ऑफिस ने क्या बेचा है? 9,54,000 का स्टॉक बेचा है, और वो ब्रांच को कितना प्रॉफिट कमा के बेचता है? ब्रांच को 80 रुपीज प्रॉफिट कमा के बेचता है। तो ये कितने का वैल्यू है? ये 180 का वैल्यू है। हम लोग 80 निकालेंगे तो हम लोगों को हेड ऑफिस का प्रॉफिट मिल जाएगा जो उसने ब्रांच से ट्रांसफर करके कमाया है। 9,54,000 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 80, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4,24,000, ठीक है। और उसने आउटसाइडर्स को भी सेल किया है 27,81,000। और आउटसाइडर को वो कैसे बेचता है? आउटसाइडर को भी वो क्या, द हेड ऑफिस डज होलसेल ट्रेड, होलसेल में ट्रेड करता है सभी को। तो इसका भी 80 बाई 180 सिमिलरली, तो 27,81,000 इंटू 80 बाई 180, ठीक है। तो ये हो जाता है 12,36,000। तो टोटल जीपी आ जाएगा हेड ऑफिस का 12,36,000 प्लस 4,24,000। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाता है 16,60,000, ठीक है। 16,60,000 यहाँ पर लिख ले, 16,60,000 जीपी, ठीक है। अब इसका क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 16,60,000 25,50 प्लस 22530, तो यहाँ पर हो गया 443530, और यहाँ पर 954 माइनस 2781, 7 लाख आ रहा है। चेक करना पड़ेगा, 7 लाख आ रहा है। चेक करते हैं कि आंसर सही हुआ है कि नहीं। एक मिनट देख लेते हैं। 7 लाख, हाँ ठीक हुआ है, 7 लाख, ठीक है। ये हम लोगों का बैलेंस करके आ गया 4435, ठीक है। इस तरह से हम लोग ब्रांच का भी जीपी निकाल लेंगे। यहाँ पर ही कर लेते हैं ब्रांच का। तो ब्रांच का जीपी कैसे निकलेगा? ब्रांच ने कितना सेल किया है? ये वाला 9,50,000, और ब्रांच कितना प्रॉफिट कमाता है? ये देखो यहाँ पर 20, तो 20 बाई कितना हो जाएगा, और इसका कॉस्ट कितना होता है, सॉरी सेल प्राइस देखेंगे ना, 20 बाई इसका सेल प्राइस कितना होता है? 200, ठीक है। क्योंकि ये 200 का वैल्यू, ये सेल का वैल्यू है, और इसका सेल कितना होता है? इसका सेल होता है हम लोग का 200, तो 20 बाई 200 लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल्स निकाल रहे, ये सेल का वैल्यू है, तो 9,50,000 इक्विवेलेंट टू 200 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 95,000, ठीक है। 95,000 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 95,000। इसका भी क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 95,000 टोटल करते हैं, 95 और 9,54, अच्छा 104930, मतलब 10,49,000 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक देखना पड़ेगा। 9,50,000 लेस कर देते हैं, 99,000। अच्छा ये टोटल हो गया 10,49,000। अभी इसको ब्रॉड डाउन कर लेते हैं बाई जीपी, 16,60,000 और ये 95,000। अच्छा अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम लोग का सारा एक्सपेंसेस तो हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टॉक रिजर्व। ये भूलना नहीं है हमें, स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है। कहां पर? किस कॉलम के लिए? हेड ऑफिस के लिए, क्योंकि हेड ऑफिस को पता है कि 99,000 जो है वो प्योर वैल्यू नहीं है स्टॉक का, उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। कितना? 80 पर मतलब पर 100 रुपीज पे 80 इंक्लूडेड है, तो ये 180 का वैल्यू हो गया। 99,000 इंटू 80 बाई 180, तो स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि हेड ऑफिस अपना सही प्रॉफिट निकाल सके। तो 99,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 180, तो ये आ जाता है 44,000। ये अगर तुम लोग गलती से भी यहाँ पर कैलकुलेट करते हो तो वो
मतलब नहीं होगा। किसका कैलकुलेट करना है? हेड ऑफिस का स्टॉक का नहीं, इसका स्टॉक तो जो 100 में ही दिख रहा होगा, इसका स्टॉक बच जाता है तो 100 में दिखता है, लेकिन ब्रांच का स्टॉक बच जाता है तो वो तो एक एक स्टॉक 180 में दिखता है, लेकिन दिखना तो चाहिए 100 में, क्योंकि स्टॉक का वैल्यू क्या होता है? कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, हम लोग एएस वगैरह में देख रहे हैं ना, तो इसीलिए तो इसको अपना बिजनेस का सही कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट का, तो क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड तो नहीं दिखा सकता है, तो इसको सही वैल्यू कर दिया, और सही वैल्यू करने पे ये 44,000 का स्टॉक रिजर्व यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। अब हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर ये टोटल जैसा है वैसा लिख देंगे, 16,60,000 और ये हो गया 95,000, ठीक है। तो हेड ऑफिस का कितना हो जाएगा? 16,60,000 इसका जीपी है, लेकिन ये जो है जीपी ज्यादा दिख रहा होगा, मतलब ये जीपी है, इससे एक्सपेंसेस लेस करते हैं, 90,000, 65,000 माइनस 72,000 माइनस 44,000, अगर ये लेस नहीं करते तो हमारा जीपी ज्यादा दिखता है, नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, जो नेट प्रॉफिट आता, और वो गलत दिखता, क्योंकि इतना स्टॉक रिजर्व हमें एलिमिनेट करके दिखाना चाहिए, 13,89,000, तो ये इसका सही प्रॉफिट हुआ बिजनेस का, ठीक है। और ब्रांच अपना वैसे ही दिखाएगा, ब्रांच का जैसे आएगा, ब्रांच का कितना आ रहा है, ब्रांच का अपना कॉस्ट में रिकॉर्ड कर रखा है, उसका कॉस्ट कितना है, उसका कॉस्ट तो 180 है, तो ब्रांच का इतना हो गया 95,000 का जीपी, उसमें से उसने खर्चा लगा दिया 88,500, 8,500, 12,000 और 6,300, तो 68,200 इसका नेट प्रॉफिट आ गया, तो ये हो गया 95,000, ठीक है। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो होलसेल प्राइस मेथड यही वाला होता है, ठीक है। ये उतना कुछ अलग नहीं है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ अलग सीख लिया, ऐसा बात नहीं है, और ये कहाँ पर प्रैक्टिकली यूज होता है वो भी मैंने बताया, ठीक है। जो सेलिंग एजेंट होते हैं वो अपना क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है बेच देते हैं, जो इनका इंस्ट्रक्शन रहता है कि इतने में बेच दो, ठीक है। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कंपनी ने कहाँ से कितने में खरीदा है, इनको अपना जो है मैनेजर को कमीशन कमाना होता है, सेलिंग एजेंट वालों को भी कमीशन कमाना होता है। तो देखते नहीं हो कभी मॉल वगैरह में जाओगे, बेचने के लिए पागल हो जाता है, ये क्यों होता है, क्यों कस्टमर के पीछे पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि बेचने के ऊपर उनका कमीशन रहता है, तो फिर उनका टास्क है, क्या कर सकते हैं, उनका अर्निंग बढ़ाना है उनको इसी तरह से, तो वो इसीलिए कस्टमर को कन्विंस करते रहते हैं कि ये ले लो वो ले लो, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया होलसेल प्राइस, ये एक मेथड बाकी था, वो भी हम लोगों ने किया, ठीक है। तो लगभग डिपेंडेंट ब्रांच का हम लोगों ने बहुत सारा मेथड किया, लेकिन अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अब होलसेल प्राइस का जो किया उसमें और एक क्वेश्चन हम दिखा देते जो तुम लोग होमवर्क में कर सकते हो, यहाँ से इलास्ट्रेशन, यहाँ भी 80 है जो इलास्ट्रेशन में, नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये शायद ये वाला, ये देखो इलास्ट्रेशन 8 तुम लोग को दिखेगा। हम एक बार क्वेश्चन बता देते हैं कि क्या बोला है, करोगे तुम ही लोग, ठीक है, हम नेक्स्ट दिन बताएंगे बाकी अगर नहीं कर पाते हो। राहुल ऑपरेट्स ए नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट, ठीक है, रिटेल आउटलेट है इनका, मेसर्स राहुल का बहुत सारा रिटेल आउटलेट है, टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस, जिसमें गुड्स को इनवॉइस प्राइस में होलसेल प्राइस में भेज दिया जाता है, जो कि है कॉस्ट प्लस 25%, मतलब 125 में गुड्स को सेंड किया जाता है अपने रिटेल जो आउटलेट है वहां पर। दिस आउटलेट सेल गुड्स एट रिटेल प्राइस विच इज होलसेल प्राइस प्लस 20%, और ये रिटेल प्राइस पे बेचते हैं। और रिटेल प्राइस कैसे डिसाइड किया गया है, होलसेल प्राइस यानी 125 प्लस 20%, ये करने से जितना आएगा, मतलब 125 के ऊपर 20% लगाने से आता है 150, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो कितना होता है, 125 से लेस कर दो 25 रुपए, रिटेल आउटलेट का प्रॉफिट होता है एक एक स्टॉक पे 25 रुपए करके, अगर हम लोग 100 मान के करते हैं तो, ठीक है। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन ऑफ द आउटलेट, एक आउटलेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है, आउटलेट का ओपनिंग स्टॉक, आउटलेट का जो स्टॉक उसने हेड ऑफिस से लिया था, ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दिया है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर क्वेश्चन मार्क है, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग में दिखाते हैं, तो ट्रेडिंग को बैलेंस करोगे जीपी क्योंकि दिया हुआ है, तो तुम लोग को गुड्स लॉस्ट बाय फायर का बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे तुम लोग ट्रेडिंग बनाओगे, ओपनिंग स्टॉक में ये लिख देना, ठीक है, 30,000, अच्छा 324 तुम लोग को लिख देना है, मतलब जो स्टॉक ट्रांसफर लिया हुआ है हेड ऑफिस से, जीपी लिख देना है 60,000, ठीक है। फिर बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिया 36, तो ऑटोमेटिकली ये टोटल करके यहाँ पर सेल दिखाना पड़ेगा, जो कि सेल यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, तो सेल कैसे कैलकुलेट करोगे, 60,000 प्रॉफिट कमाए हो तो प्रॉफिट कितना होता है 25, तो 60,000 इक्विवेलेंट टू 25 हो जाएगा, और इनका जो
सेल वैल्यू है वो कितना होता है 150, तो इंटू 150 करोगे तो सेल का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ सेल का वैल्यू लिख लेना, फिर क्लोज करोगे तो यहाँ पर बैलेंस कुछ आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब क्योंकि क्लेम वगैरह नहीं रहेगा तो वो पीएल में भी चला जाएगा, क्योंकि गुड्स लॉस्ट बाय फायर ट्रेडिंग में दिखाते क्योंकि वो स्टॉक को कम करता है, पीएल में दिखाते क्योंकि वो लॉस होता है, तो टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर वो पीएल में भी दिखाना पड़ेगा। तो ये सारा अमाउंट कैसे पुट होगा ये मैंने बता दिया, तो तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, इस तरह से तुम लोगों का ट्रेडिंग निकल के आ जाएगा। फिर अगर पीएल कैलकुलेट करना है तो फिर कैसे करोगे, पीएल के लिए तुम लोग यहाँ पर देख लो, पीएल का कोई डिटेल्स है नहीं, पीएल का तो कोई डिटेल्स नहीं बोला है, ठीक है, नहीं बोला है, तुम लोग टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर कर सकते हो, और ये एक्सपेंसेस ये पीएल में जाएगा 20,000, फिर नेट प्रॉफिट निकाल लेना। लेकिन यहाँ पर प्रिपेयर क्या करने बोला है, देखो यहाँ पर बोला है आउटलेट स्टॉक अकाउंट, आउटलेट मतलब जो रिटेल स्टोर होता है, रिटेल स्टोर मतलब ब्रांच, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, मतलब बेसिकली तुम लोग को क्या करना है, ट्रेडिंग पीएल ही बनाना है, लेकिन सिर्फ ब्रांच का बनाना है, लिखना क्या है, आउटलेट स्टॉक, बात एक ही है। देखो यहाँ पर हम लोगों को जैसे बोला था लैंग्वेज हम लोगों ने वैसे किया, लेकिन कंसेप्ट पता है तो तुम लोग ये भी समझ जाओगे। हम लोग को सिर्फ ब्रांच, ब्रांच मतलब आउटलेट होता है, ठीक है, ब्रांच का दिखाना है, मतलब ये वाला कॉलम नहीं बनेगा, बस इतना ही फर्क है, इस क्वेश्चन में ये वाला कॉलम हम लोग का नहीं बनेगा, हम लोग को आउटलेट का स्टॉक यानी ट्रेडिंग अकाउंट दिखाना है, आउटलेट का पीएल मतलब ब्रांच का पीएल दिखाना है, और स्टॉक रिजर्व अकाउंट एक बनाना है, वो हम बता देंगे कैसे स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनेगा। लेकिन ये जो है स्टॉक रिजर्व अकाउंट कौन बनाएगा, ये हेड ऑफिस बनाएगा, क्यों, अभी अभी मैंने समझाया, तो ये हेड ऑफिस बनाता है। अगर तुम लोग ये खुद से कर पाते तो ठीक है, नहीं कर पाते तो हम बता देंगे नेक्स्ट दिन क्या होगा, मैंने एक हिंट्स दे दिया, तुम लोग चाहो तो इसको होमवर्क में ले सकते हो, क्योंकि ब्रांच काफी बड़ा चैप्टर है, इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इलास्ट्रेशन 8 जो है ये तुम लोग का होमवर्क हो सकता है, ठीक है, कर पाओगे ये वाला, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।